रुद्र सिद्धि के कहने पर सिद्धि को गोद में उठाकर कैंप के पास आते हुए कहने लगा, उठा लो अपने पति के फायदे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। रुद्र सिद्धि को लेकर कैंप के अंदर आ गया और उसे बिठाते हुए वहीं पास रखे एक टेबल को खींचकर सिद्धि के पास लेकर आया। सिद्धि रुद्र को देख रही थी कि रुद्र कितने प्यार से सिद्धि के लिए वो सारी चीजें कर रहा था जो हर एक लड़की का सपना होता है, और ऐसा ही एक सपना सिद्धि भी कभी अपनी आंखों में बसाए बैठी थी जब वो स्वीकृति हुआ करती थी। रुद्र ने एक प्लेट को रखते हुए खाने के डिब्बे को टेबल पर रखा और उसमें से 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी निकालकर उसे प्लेट में रख दिया। सिद्धि ने देखा कि खाना बेहद सादा सा, लेकिन सिद्धि खाने पर ज्यादा ध्यान न देकर मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देख रही थी, क्योंकि रुद्र ने सिद्धि को खुश करने के लिए और उसका मन रखने के लिए पहले से ही इतनी तैयारियां कर रखी थी कि सिद्धि अब किसी भी चीज में कोई कमी नहीं निकाल सकती थी। रुद्र ने हिचकिचाते हुए सिद्धि से कहा, माफ करना बीवी साहिबा, पर खाना कुछ खास नहीं है, क्योंकि जितनी भी कोशिश हो सकती थी इस थोड़े से वक्त में बस इतना ही इंतजाम हो पाया, इसलिए आपको इस गरीब के हाथ से बस एक आम सा खाना ही मिल पाएगा। सिद्धि मुस्कुराते हुए रुद्र को देख रही थी। इस पर रुद्र की नजर जब सिद्धि की नजरों से टकराई तो रुद्र के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। रुद्र ने अपनी नजरों को फेरते हुए सिद्धि से पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? सिद्धि ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना कितना आम है या फिर कितना खास है, तुम्हारी कोशिशें मुझे साफ नजर आ रही हैं, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। और बात रही इस गरीब के हाथ से आम खाना खाने की, तो कोई बात नहीं, जब मुझे इस गरीब से प्यार है तो इस आम खाने से प्यार हो ही जाएगा। सिद्धि की बातों को सुनकर और उसकी घूरती नजरों को देखकर रुद्र के चेहरे पर एक शर्म सी दिखने लगी थी। रुद्र ने रोटी का एक कौर तोड़कर सिद्धि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सिद्धि से कहा, चलो खाना खा लो अब। सिद्धि ने रुद्र के हाथ को थामते हुए उसको हाथ से कौर को अपने हाथों में लिया और अपने हाथों से रुद्र को वो खाने का कौर खिलाने लगी। इस पर रुद्र ने सिद्धि की तरफ देखा। सिद्धि ने रुद्र से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कुछ भी खास तुम्हारे लिए किया है, जबकि तुम हर बार मेरे लिए कुछ नया, कुछ बेहद खास सा करते हो, मुझे सबसे अलग होने का एहसास दिलाते हो, लेकिन मैंने आज तक कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया, तो सोचा अपने हाथों से तुम्हें खाना तो खिला ही सकती हो। रुद्र ने सिद्धि के हाथों के उस कौर को आधा काट कर खा लिया और बचे हुए कौर को सिद्धि को खिलाते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारा मेरे साथ होना ही सबसे खास और सबसे अलग है, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। सिद्धि ने खाना खाते हुए रुद्र से पूछा, मैंने तुम्हारे लिए कब क्या किया, बल्कि तुम ही हमेशा मेरे सामने एक ढाल की तरह खड़े रहे हो, वो बात शादी के पहले की हो या शादी के बाद की, पर मैंने तुम्हारे लिए ऐसा सुंदर सा इंतजाम या कुछ खास करने जैसा कुछ भी नहीं किया। रुद्र ने सिद्धि को जवाब देते हुए कहा, तुमने मेरे लिए जितना भी किया वही मेरे लिए बहुत है, तुमने उस जले हुए चेहरे से मुझे छुटकारा दिलाया है, अगर आज मेरा चेहरा देखने लायक हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, अगर मैं जानवर से इंसान बन पाया हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना महल के लोग तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते थे, और बाकी जो बात करते थे वो सिर्फ डर की वजह से बात करते थे, और आज मुझसे बात करने से पहले या फिर मेरे सामने आने से पहले कोई ना तो डरता है ना कोई मुझसे अपनी नजर छुपाता है। तुमने मुझे वो हर एक चीज, वो हर खुशी दी है सिद्धि, जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी और जो लगभग नामुमकिन था। मुझे उम्मीद हुआ कि एक दिन जो ये बचे हुए मेरे चेहरे के निशान हैं तुम्हारी उस दवा से ये भी चले जाएंगे। लोगों ने तुम पर ना जाने कितनी कितनी तोहमतें लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। चाहे वो जश्न की रात में जब माँ और कीरत ने मुझ पर झूठा खाना फेंका था और तुमने उन्हें पहली बार मेरा बचाव करते हुए उनसे झगड़ा किया था, कसम से उसी पल ऐसा लग रहा था कि तुम्हें चूम लूं, पर तब मैं मजबूर था क्योंकि मेरे मन में तुम्हें लेकर 1000 सवाल थे कि मैं तुम्हें पसंद करता भी हूं या नहीं, लेकिन हाँ, उस समय मैं तुमसे नफरत जरूर करता था। सिद्धि रुद्र की बातों को सुनते हुए उसके हाथों से खाना खा रही थी और साथ ही सिद्धि भी रुद्र को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। सिद्धि ने खाते हुए रुद्र से पूछा, वाह वाह, तुम्हें याद है ये सब, और क्या क्या याद है तुम्हें? रुद्र ने बात को आगे बढ़ाते हुए सिद्धि से कहा, मुझे हर एक बात याद है सिद्धि, शायद तुम्हें याद नहीं होगा लेकिन हमारा छत पर मिलना, बगीचे में तुम्हारा मुझसे नाराज होना, अस्पताल में तुम्हारा अंकुर दादा को बचाना और मुझ पर चिल्लाना, जंगल में तुम्हारा मुझ पर वो हाथ उठाना और मुझे जोर से थप्पड़ मारना। सिद्धि ने रुद्र को रोकते हुए कहा, अब जरा ये तो बताना कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा था, बोलो, जवाब दो। रुद्र ने हिचकिचाते हुए अपने बालों को खुजलाया और सिद्धि से कहने लगा, वो बस अचानक से मुझे कुछ हो गया था, मुझे तुम्हें देखकर अचानक से ना जाने क्यों खुद पर काबू नहीं हुआ, जैसे उस वक्त मुझे इस बात का एहसास था कि मैं तुमसे दूर ना जाऊं, जैसे तुम्हें मुझसे कोई छीन रहा हो और तुम सिर्फ मेरी हो। पता नहीं क्या हुआ था कि कुछ ही पल में मैंने तुम्हें किस कर लिया था। इस पर सिद्धि रुद्र की बातों को सुनकर शर्मा तो गई थी, लेकिन उसने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ तो तुम्हारा ये एहसास ना अजीब से थे, क्योंकि उस वक्त हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे, फिर कैसे हुआ तुम्हें यह एहसास कि मुझे तुमसे कोई छीन रहा है, और किसी भी कुमारी लड़की को इस तरीके से जंगल में दबोच लोगे और किस कर लोगे और फिर ये सब बोलोगे कि वो तुम्हारी है, वो भी जबरदस्ती, तो थप्पड़ ही पड़ेगा ना। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं सीधी लड़की हूं इसलिए एक ही थप्पड़ पड़ा, अगर यही मैं गुस्से में आ जाती ना तो थप्पड़ थप्पड़ तुम्हारा मुंह लाल कर देती मैं। रुद्र ने सिद्धि को खाना खिलाते हुए सिद्धि से कहा, हाँ मेरी माँ, मुझे पता है तुम्हारा गुस्सा बहुत भयानक है और गुस्से में आकर तुम बहुत कुछ कर जाती हो, अब शांति से खाना खाओ। सिद्धि ने रुद्र से कहा, और बताओ ना, तुम तो चुप ही हो गए, मुझे सुनना है, मुझे तुम्हारी और अपनी कहानी सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बोलो ना। रुद्र ने सिद्धि को खाना खिलाते हुए उससे कहा, और भी बहुत कुछ था, जैसे कि जब मैं रो रहा था तब तो मुझे चुप करवाने आई थी कमरे में, जब मैंने कमरे की चीजों को तोड़ा था तब तो मुझे संभालने आई थी,
फिर तुम्हारे पैरों में चोट लगी थी और मैं तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारे कमरे में छोड़ने गया था और वहां राघव आ गया था, याद है? और फिर मैं चुपके से कमरे से निकल गया था। सिद्धि को रुद्र की बातें सुनकर वैसे तो खुशी मिल रही थी, लेकिन फिर अचानक से उसे याद आ गया कि रुद्र उसके कमरे में था और राघवेंद्र आ गया था। उस समय सिद्धि राघवेंद्र से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। राघवेंद्र के बारे में सोच करके सिद्धि के चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। राघवेंद्र का जिक्र करके रुद्र भी 2 पल के लिए खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि गलती से उसके मुंह से राघवेंद्र का नाम निकल गया था और ये बात शायद सिद्धि को बुरी लगती। और हुआ भी यही था। सिद्धि एकदम चुप हो गई थी। रुद्र ने बात को बदलते हुए सिद्धि से कहा, अरे तुम्हें वो याद है जब तुम मुझसे चिपक कर रो रही थी और तुमने मेरी पूरी शर्ट गीली कर दी थी? भगवान जाने वो आंसू से गीली हुई थी या तुम्हारी नाक बहकर मेरी शर्ट पर लगी थी। रुद्र की बात सुनकर सिद्धि ने हंसते हुए उसके हाथों पर जोर से मारा और कहने लगी, मैंने कब ऐसा किया था? मुझे कुछ याद नहीं है। रुद्र ने सिद्धि को याद दिलाते हुए कहा, अरे बुद्धू, ये उसी समय की बात है कि मैं तुम्हारे कमरे में आया था और तुम जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। फिर मैंने तुम्हारे आंसू पोंछते हुए तुम्हें बेड पर बिठाया था और चुपचाप से कमरे से जाने लगा, लेकिन तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर तुमने अपनी नाक बहाते हुए मुझसे कहा, रुक जाओ ना रुद्र, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। रुद्र को अपनी नकल उतारते हुए देखकर सिद्धि हंसने लगी और रुद्र से कहने लगी, हाँ मुझे याद है, और तुम रुक भी गए थे। फिर बात करते करते हम सो गए थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए सिद्धि से कहा, मैं सोया नहीं था उस रात, तुम सो गई थी और फिर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्यों? सिद्धि ने रुद्र की बात सुनकर अपना माथा समेट लिया और खाना खाते हुए रुद्र से पूछा, याद नहीं है क्या हुआ था? क्या मतलब? मैं सो गई थी, फिर सुबह तुम मेरे कमरे में ही थे जब राघवेंद्र कमरे में आ गया था और फिर तुम्हें हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। यही तो हुआ था, मुझे याद है। इस पर रुद्र ने प्लेट को किनारे रखते हुए सिद्धि का हाथ पकड़ा और उसे कैंप से बाहर लेकर गया। रुद्र ने पानी की बोतल को उठाकर हाथ धोते हुए सिद्धि से कहा, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम्हारी याददाश्त काम करती है? क्योंकि हादसा तो देखो तुम्हारे साथ सच में हुआ था। सिद्धि ने जवाब देते हुए रुद्र से कहा, हाँ मेरी याददाश्त काम करती है, मुझे सब याद है। ऐसा क्यों कह रहे हो? रुद्र सिद्धि के पास आया और उसका हाथ पकड़कर नदी के किनारे उसी रेत पर लेटते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। सिद्धि भी वही रुद्र के पास रेत पर ही लेट गई और वो भी खुले आसमान की तरफ देखने लगी। सिद्धि ने रुद्र से कहा, बताओ ना, क्या भूल गई हूं मैं जो तुम ऐसा कह रहे थे? क्या हुआ था फिर? रुद्र ने सिद्धि को जवाब देते हुए उससे कहा, उस रात रोते हुए जब तुम मुझसे बात करते हुए सो गई थी ना, मैं वहीं तुम्हारे पास ही लेटा हुआ था। तुम तो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मनी मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये रात किसी तरीके से सदी की सबसे लंबी रात बन जाए। ये रात बिल्कुल खत्म ना हो और सुबह बिल्कुल जल्दी ना आए, क्योंकि उस रात मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं तुम्हारे साथ होकर खुद को पूरा पा रहा हूँ। एक अधूरापन जो हमेशा से मेरे अंदर रहा है, वो तुम्हारे साथ होने पर खत्म हो जाता है। उस रात जब तुम मेरे पास लेटी थी तो ऐसा लग रहा था कि ये रात सबसे लंबी रात बन जाए। तुम सोते हुए भी बहुत खूबसूरत लगती हो। एक सुकून तुम्हारे चेहरे पर होता है। तुम्हें पता है, सोते हुए तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं था। तुमने करवट ली और तुम मेरे एकदम करीब आ गई थी। ना मुझे ही पता था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, और तुम तो वैसे ही उस समय दुखी थी। जब तुम मेरे करीब आई ना, तब मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई थी और तुमने अपना सिर उठाकर मेरे सीने पर रखा और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए मुझे जोरों से जकड़ लिया था। तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुम्हें यह पता ही नहीं था कि तुम किसी तकिए को सीने से नहीं लगा रही थी, बल्कि मेरे सीने पर आराम से अपना सिर रखकर तुम सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जोर से सांस भी ना लूं, कहीं मेरी सांस लेने की आवाज से तुम्हारी नींद न खुल जाए। पर इतना सुकून मुझे मिल रहा था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सिद्धि आंखें फैलाकर रुद्र की बातों को सुन रही थी। सिद्धि के लिए ये सब किसी अनकहे किस्से की तरह थे, जो उसके सामने शायद कभी नहीं आते अगर रुद्र उसकी जिंदगी में ना आता। सिद्धि ने पलटकर रुद्र को देखा और उससे पूछने लगी, क्या 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 किया था मैंने? और आज तक तुमने मुझे ये बात बताई तक नहीं, ऐसा क्यों? इस पर रुद्र ने अपनी बाहों को फैलाकर सिद्धि के सिर को अपने सीने पर रख लिया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा और खुले आसमान में तारों को देखते हुए सिद्धि से कहने लगा, इसलिए नहीं बताया क्योंकि इन बातों की उस समय कोई जरूरत नहीं थी कि मैं तुम्हें बताऊं वो सब। और वैसे भी मुझे उस समय ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। मेरी जिंदगी ऐसे ही नफरतों में और ऐसे ही जहर में ही बीत जाएगी। मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी में इस तरह से आओगी। इसीलिए मैं उस लम्हे को पूरी तरीके से जीना चाहता था, क्योंकि जिसे देखकर मेरी धड़कनें बढ़ जाया करती थी, वो मेरी धड़कन के इतने करीब थी और वो लम्हा मैं पूरी तरह से जीना चाहता था। तुम इतने प्यार से सो रही थी कि मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहता था। तुम्हें अगर खुद से अलग करता तो तुम्हारी नींद खुल जाती। इसीलिए मैं पूरी रात ऐसे ही लेटा रहा और तुम मुझसे लिपट कर आराम से सोती रही। लेकिन भगवान को कहाँ मंजूर था मेरा सुकून। सुबह हो गई और सुबह वो सब हो गया जिसके बाद मेरी पूरी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। मुझे ये पता चल गया कि तुम और राघव एक दूसरे से प्यार करते हो। सिद्धि ने रुद्र की बातों को सुनकर रुद्र से कहा, पता नहीं मैं सच में राघव से प्यार करती भी थी या नहीं, क्योंकि जब मुझे सहारे की बहुत जरूरत थी तब राघव मेरे साथ खड़े थे। वो मेरा इतना ध्यान रखते थे जैसे कोई किसी बच्चे का रखता हो। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका बर्ताव बदलने लगा। वो मुझ पर शक करने लगे। वो मुझे तुमको लेकर ताने देते थे। मेरा आना जाना, लोगों से बात करना कुछ नहीं पसंद आता था और मेरा दिल हर दिन टूटता था। रुद्र ने सिद्धि को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं था कि तुम्हारा प्यार सच्चा नहीं था या राघव का प्यार सच्चा नहीं था। प्यार में बहुत कुछ होता है। किसी किसी का प्यार ऐसा होता है कि वो अपने प्यार को किसी से बांटना नहीं चाहता, इसीलिए मन में कभी कभी शक जन्म ले लेता है। पर उसका कारण सिर्फ ये होता है कि आप अपने प्यार को हर बुरी नजर से बचाना चाहते हैं।
आप अपने प्यार को किसी से बांट नहीं सकते हैं। और कभी कभी प्यार ऐसा होता है कि आपको अपने प्यार पर हद से ज्यादा भरोसा होता है। इतना भरोसा कि मौत से भी आप अपने प्यार को छीन कर ले आते हो। इतना ज्यादा भरोसा कि आप किसी से भी बात करो, गले भी लो, तो भी मन में ये बात रहती है कि मेरा प्यार कभी मुझे धोखा नहीं देगा। तो गलत कोई नहीं होता सिद्धि, बस आप किस तरीके से अपने प्यार को जीते हो और उसे संभालते हो, बात ये होती है। तो मुझे लगता है कि राघव भी अपनी जगह पर सही था और तुम भी अपनी जगह पर सही थी। सिद्धि प्यार से रुद्र की बातों को सुन रही थी। रुद्र भी सिद्धि के बालों को सहला रहा था और फिर उसने सिद्धि के माथे को चूमते हुए सिद्धि से कहा, वैसे क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो और मुझसे नाराज ना हो तो ही कहूंगा। सिद्धि ने आंखों को बंद कर लिया और धीमी सी आवाज में रुद्र से कहने लगी, बोलो ना, नहीं मानूंगी बुरा, वादा करती हूँ। रुद्र ने सिद्धि से कहा, उस रात के बाद जब हम दोनों साथ में थे और जिसकी बात मैंने अभी तुमसे बताई, जिसके बाद तुम्हारा और राघवेंद्र का रिश्ता मेरे सामने आया था, उसके बाद मुझे पता था कि तुम बस राघव को ही चाहती हो, लेकिन फिर भी लगभग हर रात तुम्हारे सोने के बाद मैं एक बार कमरे में जरूर आता था खिड़की के जरिए, क्योंकि तुम्हें सोता हुआ देखकर मुझे सच में बहुत सुकून मिलता था। ऐसा लगता था कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दिन, तुम्हारा साथ, तुम्हारी बातें मेरी कभी नहीं हो सकती। लेकिन वो गुजरती शाम, वो लम्हे, वो खामोशी, और उस खामोशी में बीते तुम्हारे साथ वो पल जिसमें तुम सो रही होती थी और मैं तुम्हें बस देख रहा होता था, बस वही मुझे मेरे अपने पल लगते थे। तो मैं लगभग हर रात में कुछ मिनटों के लिए तुम्हारे कमरे में जरूर आता था। तुम सो रही होती थी और तुम्हें देखकर मैं वापस चला जाता था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी तो राघव से हो जाएगी और तुम मेरी जिंदगी की एक खूबसूरत याद बनकर मुझसे जुदा हो जाओगी। सिद्धि ने जब यह सुना तो हैरानी से सिर उठाकर रुद्र को देखने लगी। इस पर रुद्र ने सिद्धि के सिर को वापस अपने सीने पर रखते हुए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उससे कहने लगा, अब इस तरह से मुझे घूरो मत, तुमने कहा था कि तुम बुरा नहीं मानोगी। सिद्धि ने रुद्र को जवाब दिया, मुझे आज तक नहीं पता है इसके बारे में, और कोई शरीफ इंसान इस तरह से लड़की के कमरे में नहीं जाता है। इस समय तुम्हारी बीवी हूं, उस समय तो नहीं थी ना। सोच लो मैं किसी उल्टे सीधे तरीके से सो रही होती तो मुझे ये तक पता नहीं होता कि तुम मेरे कमरे में आए हो। ये तो गलत बात है ना। रुद्र ने सिद्धि से कहा, अगर तुम ऐसे वैसे तरीके से सो रही होती तो मैं तुम्हारे कमरे में आता ही क्यों? तुम तो अपने तकिए से चिपक कर आराम से सो रही होती थी। वैसे एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि तुम मधु के साथ बातें कर रही होती थी तो कभी तो अपनी जड़ी बूटियों में फंसी हुई होती थी, इसीलिए मैं तुम्हें खिड़की के बाहर से ही देखकर चले जाया करता था। सिद्धि अचानक से रुद्र से धीरे से बोली, रुद्र पता नहीं तुम्हारी बातों का नशा मुझ पर चल रहा है या फिर इस मौसम का असर मुझ पर हो रहा है। मुझे अब नींद से आ रही है, तो मुझे इसी तरीके से थाम के रखना, हमेशा हमेशा के लिए। देखते ही देखते सिद्धि चुपचाप रुद्र की बाहों में ही सो गई और रुद्र भी सिद्धि से बातें करते हुए चुपचाप से आंखें बंद करके वही नदी के किनारे पर ही सो गया। रुद्र और सिद्धि पूरी रात नदी के किनारे पर एक दूसरे की बाहों में यूं ही सोते रहे। देखते ही देखते रात गुजर गई और सुबह हो गई। सिद्धि सो रही थी। उसकी नींद तब टूटी जब चिड़ियों की चहचहाहट उसके कानों में किसी शोर की तरह गूंजी और सिद्धि के ऊपर जब सुबह की तेज धूप पड़ी। सिद्धि की आंखें धीरे धीरे खुली, सिर में ज्यादा दर्द हो रहा था। सिद्धि ने कराहते हुए अपने सिर को पकड़ा और आंखों को पूरी तरह से खोल कर पाया कि वो नदी के किनारे पर अकेली लेटी हुई थी। वहां आसपास कोई नहीं था। सिद्धि ने सोचा कि शायद रुद्र ही कहीं आसपास होगा, सुबह उसकी आंख खुली होगी और वो थोड़ी दूर गया हो शायद। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सिद्धि ने अपने सर को पकड़ते हुए नदी के पानी से अपने चेहरे को धुला और आसपास देखने लगी। सिद्धि ने देखा जिस कैंप में रुद्र और सिद्धि रुके हुए थे वो हवा की वजह से शायद गिर गया था और फूल और लाइट्स भी पूरे बिखरे हुए थे। सिद्धि उधर उधर देखते हुए रुद्र को आवाज देने लगी, रुद्र रुद्र कहाँ हो तुम? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए रुद्र? काफी देर आवाज देने के बाद सिद्धि को अब घबराहट होने लगी थी, क्योंकि सिद्धि की जब आंख खुली तब वो अकेली थी। आसपास रुद्र नहीं था और आवाज देने पर भी अब रुद्र उसे वापस आवाज नहीं दे रहा था। सिद्धि को घबराहट सी होने लगी। सिद्धि यहाँ वहां भागकर देखने लगी, लेकिन रुद्र उसे कहीं भी नहीं मिला। सिद्धि को वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिससे सिद्धि पूछ सके कि रुद्र उसे दिखा है या नहीं, या फिर रुद्र के बारे में कोई भी खबर सिद्धि को मिल सके। सिद्धि भागकर उस कैंप के पास आई जिसमें उसे रुद्र लेकर आया था। वो कैंप जमीन में गिरा हुआ था। सिद्धि ने उसे उठाकर वहां की चीजों को देखा, लेकिन उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे रुद्र का पता चल पाए। सिद्धि की आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो पाया कि वहां वो नाव नदी के किनारे पर बंधी हुई थी जिससे रुद्र सिद्धि को लेकर गया था। सिद्धि नाव के पास गई। सिद्धि जब वहां पहुंची तो वहां उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे मानो उसकी जान ही निकल गई हो। सिद्धि ने देखा कि वहां नाव पर रुद्र की काले रंग की शर्ट पड़ी हुई थी और नाव पर रखकर उस शर्ट पर चाकू को चुभाया गया था। शर्ट को इस तरह से रखा गया था कि मानो किसी ने सिद्धि को यह धमकी दी हो कि रुद्र का भी यही हश्र होगा। सिद्धि चाकू और रुद्र की शर्ट को देखकर पूरी तरह से घबरा गई। उसने चाकू को निकाला और जैसे ही शर्ट को अपने हाथों उठाया वैसे ही सिद्धि के हाथों में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। सिद्धि ने देखा कि शर्ट खून से लथपथ थी। सिद्धि बुरी तरह से डर गई थी, क्योंकि उसके हाथों में रुद्र की शर्ट थी, वो भी खून से भरी हुई। सिद्धि उस शर्ट को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। सिद्धि ने शर्ट की पॉकेट में देखा तो उसमें उसे खून में भीगा हुआ कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सिद्धि ने रोते हुए उस कागज के टुकड़े को देखा और अपने कांपते हाथों से उसे शर्ट की पॉकेट से निकालते हुए खोलने लगी। सिद्धि के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। सिद्धि ने कागज के टुकड़े को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, ओ मेरी प्यारी सिद्धि, इस शर्ट को देखकर और उस शर्ट में चुभे हुए चाकू को देखकर इतना तो समझ गई होगी कि तुम्हारा रुद्र किसी सुरक्षित हाथों में नहीं बल्कि किसी बहुत बड़ी मुसीबत के चंगुल में फंस गया है। और अब अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो और चाहती हो कि इसकी सांसें चलती रहें तो चुपचाप जाकर महल में बिना किसी को कुछ बताए कीर्ति का काम तमाम कर दो। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा पति सही सलामत मिल जाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यकीन मानो जिस तरह इस नाव पर शर्ट में चुभा हुआ तुम्हें ये चाकू मिला है ना, उसी तरीके से तुम्हारे रुद्र के बदन पर हजारों चाकू चुभे हुए मिलेंगे।
और तुम्हारा रुद्र तुमसे बहुत दूर जा चुका होगा, इसीलिए यहाँ से उठ और ठीक तरह से महल में पहुंच जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और जाकर कीर्ति का काम तमाम कर दे। और जब काम हो जाए तब अपने कमरे में जाकर 2 मोमबत्तियां जलाकर उस खिड़की पर रखना जहां से सामने की सड़क साफ दिखाई देती है। तुम्हारा सबसे प्यारा और पसंदीदा इंसान कीरत। सिद्धि हद से ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसके पास वहां पर मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। वो छोटे महल से ना जाने कितने मीलों दूर थी, ये खुद सिद्धि भी नहीं जानती थी। वो रुद्र के साथ वहां अकेली आई थी। सिद्धि ने देखा कि रुद्र की बाइक को भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। सिद्धि रुद्र की बाइक के पास गई। उसने देखा कि बाइक के परखच्चे उड़ा दिए गए थे, लेकिन अब सिद्धि के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि आखिर बाइक को तोड़ा कैसे गया होगा। सिद्धि सोचने लगी कि जब बाइक को तोड़ा जा रहा होगा तब अच्छी खासी आवाज हुई होगी, लेकिन फिर ऐसा कैसे हुआ कि सिद्धि को वो आवाज सुनाई नहीं दी। जब रुद्र को अगवा किया गया होगा या फिर उसे यहाँ किसी भी तरीके से ले जाया गया होगा, तब आखिर सिद्धि की आंखें क्यों नहीं खुली। सिद्धि के सिर में हो रहे उस भयानक दर्द के कारण सिद्धि के पैर ठीक तरह से जमीन पर पड़ भी नहीं रहे थे, और उस पर से सिद्धि के हाथों में रुद्र की खून से भरी हुई शर्ट और वो धमकी भरा कागज का टुकड़ा था। सिद्धि उस नदी के पास आ गई और रुद्र की शर्ट को और उस कागज के टुकड़े को वहीं रेत पर छोड़ते हुए सिद्धि नदी के अंदर गई और वहां पर डुबकी मारते हुए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी और रुद्र का नाम पुकारने लगी। अचानक से सिद्धि के दिमाग में कुछ बातें घूम गई कि रुद्र ने सिद्धि से कहा था कि ये खाना कुछ खास नहीं है, और फिर रुद्र ने अपने हाथों से सिद्धि को खाना खिलाया था। जब सिद्धि और रुद्र उस जगह पर आए थे तब वहां पर कोई नहीं था, लेकिन इंतजाम पूरा था। सिद्धि ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो उनके खाने में कोई नशीली चीज मिलाई गई थी, जिसको खाने के बाद रुद्र और सिद्धि दोनों ही सोए नहीं थे, बल्कि नशे में आकर बेहोश हुए थे। इसीलिए शायद रुद्र को बेहोशी की हालत में ही अगवा किया गया होगा। और इन सारी बातों के बीच में सिद्धि को एक बार भी होश। दरअसल हुआ यह था कि बड़े ठाकुर ने जब रुद्र से कहा था कि वो सिद्धि को लेकर कहीं जाए, तब ये बात छोटी माँ ने सुन ली थी, और छोटी माँ ने किसी तरीके से कीरत तक ये बात पहुंचा दी थी, क्योंकि कीरत ने छोटी माँ से कहा था कि वो महल में हो रही हर एक हरकत के बारे में कीरत को जरूर बताए। जब कीरत को यह बात पता चली तब उसने ठान लिया था कि इस मौके का फायदा जरूर उठाना है। इधर रुद्र ने अपने ही 2 लोगों को वहां उस जगह पर पहले ही भेज दिया था सारे इंतजाम करने के लिए। रुद्र जब सिद्धि को लेकर उस जगह पर पहुंचा था तब सिद्धि और रुद्र को हर एक इंतजाम पहले से ही हुए मिले थे। सिद्धि रुद्र जब नाव पर थे तब खाना लाने वाले आदमियों ने कैंप में खाना लाकर रख दिया था। जब रुद्र के आदमी वहां से निकल चुके थे तब कीरत के आदमियों ने मौका पाकर उस खाने में नशीली दवा मिला दी थी। उस खाने को खाते हुए रुद्र और सिद्धि को अंदाजा भी नहीं था कि उस खाने में कुछ मिला हुआ था, क्योंकि उस खाने को खाने के बाद रुद्र और सिद्धि नदी के किनारे पर जाकर काफी देर तक बातें करते रहे थे, और उसी के बाद वो दोनों नशे की हालत में कब बेहोश हुए खुद रुद्र और सिद्धि भी नहीं जानते थे। जब से सिद्धि और रुद्र उस जगह पर आए थे तब से कीरत और उसके आदमियों की नजर उन दोनों पर ही थी। कीरत को उस समय का इंतजार था जब रुद्र और सिद्धि बेहोश होंगे, क्योंकि कीरत जानता था कि रुद्र अगर होश में रहेगा तब उसे अगवा करना नामुमकिन होता, क्योंकि अकेला ही रुद्र उसके आदमियों पर भारी पड़ सकता था। इसलिए कीरत ने उन दोनों के बेहोश होने तक का इंतजार किया, और जैसे ही दोनों बेहोश हुए वैसे ही रुद्र को अगवा करके सिद्धि को अपनी साजिश का शिकार बनाया। इधर सिद्धि नदी से निकलकर वहीं बैठकर सोचने लगी कि अब उसे आगे क्या करना है। सबसे पहले उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसे उस जगह से निकलकर महल तक पहुंचना था। सिद्धि पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, क्योंकि उसे डर था कि वो लोग रुद्र के साथ कुछ गलत न कर दे। सिद्धि रोती हुई महल के रास्ते पर पैदल ही निकल चुकी थी। सिद्धि धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और ये सोचकर घबरा रही थी कि उस कागज के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ था। सिद्धि के हाथों में कागज का टुकड़ा और रुद्र की शर्ट थी। सिद्धि सड़क पर बैठकर रुद्र की शर्ट को अपने सीने से लगाकर रोने लगी कि तभी वहां पर एक जीप आई जिसमें 2 आदमी बैठे हुए थे, और उन दोनों ने ही कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था। सिद्धि उन लोगों को देखकर घबरा गई और डरी हुई नजरों से उन्हें देखने लगी। वो दोनों ही गुंडे सिद्धि को घूर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने सिद्धि से कहा, तुम लड़की गाड़ी में बैठ, तुझे तेरे महल पहुंचना है और फिर तुझे क्या करना है ये तुझे अच्छे से अंदाजा है। हमें पता है कि तेरा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन याद रहे इस बार तेरे हाथ चलने चाहिए और जैसा उस खत में लिखा है वही होना चाहिए। जो तूने अपना दिमाग चलाया तो इधर तेरा दिमाग चलेगा और उधर तेरा पति इस दुनिया से चल बसेगा, और सिर्फ यही नहीं, तेरी एक होशियारी तेरे महल में रहने वाले सारे लोगों के लिए मौत बनकर आएगी। चल अब और गाड़ी में बैठ। सिद्धि पहले से ही डरी हुई थी, इसीलिए वो चुपचाप से उठी और जल्दी से जीप के पिछले हिस्से में बैठ गई। सिद्धि डरी हुई नजरों से अभी भी उन्हीं दोनों को घूरे जा रही थी। इस पर गाड़ी चलाने वाले गुंडे ने सिद्धि को डराते हुए कहा, हमें घूरने से कुछ नहीं होगा, तेरा पति तेरे पास नहीं वापस आएगा। तुझे अंदाजा तक नहीं है कि तेरे पति का वहां क्या हाल हो रहा है। वहां पानी के लिए तरस रहा है वो, और हाँ, बहुत जल्दी अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा वो। इसीलिए जैसा कहा जा रहा है बस वैसा करना। महल जाकर किसी को पता न चले कि तेरे और तेरे पति के साथ क्या हुआ। कैसे करेगी ये सब ये तू जान, लेकिन वहां जाकर सीधे सबसे पहले एक ही काम करना है और वो तू जानती है। सिद्धि खामोशी से उन लोगों की बातों को सुन रही थी और दिल ही दिल में रुद्र को लेकर बेहद डरी हुई थी। उसे रह रहकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने उन लोगों ने रुद्र के साथ क्या किया होगा। पता नहीं रुद्र को अभी तक होश आया भी होगा या नहीं, या फिर इन लोगों ने कहीं उसके साथ कुछ बेहद बुरा सलूक तो ना किया हो, क्योंकि वो जानती थी कि कीरत हमेशा से ही रुद्र को अपनी जिंदगी से हटाना चाहता था, और क्योंकि अब उसे ये मौका मिला है तो वो इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा और रुद्र को हर वो दर्द देने की कोशिश करेगा जिससे रुद्र कमजोर होकर उसके सामने घुटने टेक दे। लेकिन सिद्धि ये भी जानती थी कि रुद्र कभी भी कीरत के सामने नहीं झुकेगा, और इसीलिए कीरत उसे तकलीफ पर तकलीफें देता जाएगा। सिद्धि नदी से महल तक के सफर का आधा हिस्सा पार कर चुकी थी और अब 2 से ढाई घंटे में वो छोटे महल पहुंचने वाली थी।
सिद्धि के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि अब उसे कोई बड़ा कदम उठाना होगा। अगर उसने कीर्ति को नहीं मारा तो मुमकिन है कि कीरत अपनी दुश्मनी निभाने के लिए रुद्र के साथ कुछ गलत कर बैठे। सिद्धि इस तरह से कीर्ति को नहीं मार सकती थी क्योंकि वो कीरत की तरह अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों में से नहीं थी। अब दोनों में से सिद्धि को किसी एक की जान बचानी थी, कीर्ति की जान या फिर रुद्र की जान, मगर किसकी? सिद्धि इस बात का फैसला नहीं कर पा रही थी। सिद्धि के दिमाग में अब दोहरी जंग छिड़ी हुई थी। ना तो सिद्धि रुद्र को कीरत के हाथों में तड़पता हुआ छोड़ सकती थी और ना ही वो कीर्ति की जान लेने के लिए खुद को तैयार कर पा रही थी। वो जानती थी कि इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, लेकिन उस समय सिद्धि को ऐसे कोई भी रास्ते नजर नहीं आ रहे थे कि किस तरीके से दोनों की ही जानें एक साथ बचाई जा सके। इसलिए सिद्धि अब उलझा हुआ सा महसूस कर रही थी। सिद्धि अपना सिर पकड़कर रोने लगी। सिद्धि को रोता हुआ देखकर उन गुंडों ने गाड़ी को रोक दिया। जो गुंडा गाड़ी चला रहा था उसने सिद्धि को डराते हुए कहा, ये रोने धोने का नाटक बंद कर और अब अपना हुलिया सही कर ले, हम जल्द ही महल पहुंचने वाले हैं। अब महल में जाकर अगर किसी को पता चला कि तेरे साथ या तेरे पति के साथ कुछ हुआ है, यकीन मान मालिक तेरे पति की बोटियां काटकर कुत्तों को खिला डालेंगे। इसलिए खुद को एकदम साफ सुथरा कर ले और वहां जाकर तुझे क्या कहना है ये सोच। सिद्धि ने रोते हुए ही उस गुंडे पर चिल्ला दिया और उसे कहने लगी, तुम अपना काम करो ना, तुम्हें तो तुम्हारे मालिक ने यहाँ ये सब करने के लिए हड्डियां दे ही दी होंगी, तो अपने मालिक की गुलामी कर ना, मुझ पर अपना हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। और तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। तुम लोगों का काम मुझे महल तक पहुंचाना है तो बस मुझे पहुंचाकर दफा हो जाना। सिद्धि की बात सुनकर वो दोनों ही गुंडे एक दूसरे को देखने लगे और फिर सिद्धि पर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक ने हंसते हुए सिद्धि से कहा, ओ मैडम, तुझे छोड़ने के लिए नहीं जा रहे हम तेरे साथ तेरे महल में भी जाएंगे, वरना तू वहां पर क्या गुल खिलाएगी ये हमें क्या पता। इसीलिए तुझ पर नजर रखने के लिए तू हमें अपने साथ महल के अंदर लेकर जाएगी, और ये तू कैसे करेगी ये तू सोच, इससे हमें कोई मतलब नहीं। उन दोनों की बातों को सुनकर सिद्धि चौंक गई और उनसे कहने लगी, तुम लोग पागल हो गए हो? मैं तुम्हें क्या कहकर आखिर वहां पर लेकर जाऊंगी? तुम दोनों अनजान हो और महल के लोगों से अलग हो। तुम लोगों को मेरे साथ वहां देखकर किसी को भी शक हो जाएगा और वो लोग तुम्हें आखिर महल के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। सिद्धि की ये बात सुनकर उन दोनों में से एक गुंडे ने सिद्धि को जवाब देते हुए कहा, यह हमारी परेशानी नहीं है कि तू हमें महल के अंदर कैसे लेकर जाएगी, ये तेरी खुद की परेशानी है कि तू हमें वहां पर सही सलामत महल के अंदर तक लेकर जाएगी, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता हम वही महल के अंदर ही रहेंगे। तुझे क्या लगता है दुनिया में एक तू ही होशियार पैदा हुई थी? तुझे पता नहीं है कि तूने किससे दुश्मनी ले ली है? कीरत मालिक से दुश्मनी करने वाला शायद ही कभी जिंदगी में उनके सामने सर उठाने लायक बचा हो, तो तू तो उनकी सबसे खास दुश्मन है। अब चल, अपने आप को सही कर और महल जल्दी आने वाला है, इसलिए इंतजाम कर ले और अपने दिमाग में बिठा ले कि तू हमें किस तरह महल के अंदर लेकर जाएगी। सिद्धि अब खुद को पूरी तरह से फंसा हुआ पा रही थी, क्योंकि वो सोच भी नहीं पा रही थी कि वो अपने हाथों से कीर्ति की जान लेगी, और अब उसके लिए एक नई मुसीबत ने जन्म ले लिया था कि उसे इन दोनों अनजान आदमियों को महल के अंदर लेकर जाना था। महल का एक ही नियम था कि वहां पर सिर्फ काम करने वाले, जिन्हें महल में रहने वाले सारे ही लोग पहचानते हैं, वही अंदर जा सकते थे। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आना चाहे तो उसे इस तरह से महल के अंदर नहीं लाया जा सकता था, और बड़े ठाकुर से अगर कोई मिलना भी चाहता था तो सबसे पहले बड़े ठाकुर के आदमियों से ही गुजरकर उन्हें आगे लाया जाता था। महल के अंदर किसी भी अनजान आदमी का आना या फिर अनजान मेहमान के आने की मनाही थी। सिद्धि इन सारी बातों को सोच ही रही थी कि तभी जीप रुक गई। सिद्धि ने नजर घुमाकर देखा तो पाया कि छोटा महल आ चुका था और अब सिद्धि को इन दोनों अनजान आदमियों को लेकर महल के अंदर जाना था। महल के दरवाजे पर बड़े ठाकुर के आदमी तैनात रहते थे, जो महल के अंदर सिर्फ महल के लोगों को और नौकरों को ही आने देते थे। सिद्धि ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और अपनी हालत को ठीक किया और जीप से निकलकर घबराई हुई हालत में महल को देखने लगी। उन दोनों ही गुंडों ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और नौकरों के जैसे बनकर वो सिद्धि के पीछे आकर खड़े हो गए और धीरे से फुसफुसाते हुए सिद्धि से कहने लगे, अब आगे बढ़ो और हमें महल के अंदर तक ले चलो। सिद्धि धीमे कदमों से महल के दरवाजे पर पहुंची। सिद्धि को देखते ही वहां तैनात आदमियों ने सिद्धि को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और सिद्धि ने मुस्कुराकर उन्हें जवाब दिया। दरवाजे पर तैनात आदमियों ने देखा कि सिद्धि के पीछे दो अनजान आदमी खड़े हैं, तो उन्होंने सिद्धि से पूछा, मालकिन ये दोनों कौन है? इस पर सिद्धि ने उन दोनों को जवाब देते हुए कहा, इन दोनों आदमियों को रुद्र ने भेजा है। मैं कल रुद्र के साथ बाहर गई थी, रुद्र को कुछ काम आ गया तो वो वहीं पर रुक गए हैं और मुझे इन दोनों आदमियों के साथ महल वापस भिजवा दिया। इन दोनों को काम की तलाश थी तो रुद्र ने उनसे कहा कि ये घर की साफ सफाई का काम करेंगे, तो इन्हें मेरे साथ अंदर आने दो। महल के दरवाजे पर तैनात आदमियों ने सिद्धि के पीछे खड़े आदमियों को ध्यान से देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें नौकरी की जरूरत है, क्योंकि वो दोनों ही रिष्ट पुष्ट और अच्छी खासी शरीर के आदमी थे। इस पर महल के आदमी ने उन दोनों गुंडों से पूछा, क्यों, तुम दोनों कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ आसपास के तो नजर नहीं आते, और तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें काम की जरूरत है, और रुद्र मालिक तुम्हें कैसे जानते हैं? महल के बाहर तैनात आदमियों की बातों का जवाब देते हुए गुंडे ने हाथ जोड़कर कहा, वो रुद्र मालिक हमारे अम्मा बाबा को जानते हैं। दरअसल रुद्र मालिक ने हमारे अम्मा बाबा की बहुत मदद की थी। हम यही 3 गांव छोड़कर चौथे गांव में रहते हैं। अभी कुछ वक्त पहले हम लोग शहर में जाकर साफ सफाई का काम करते थे, लेकिन जब से अम्मा बाबा की तबीयत खराब हुई है तब हमें वापस आना पड़ा। हमारे पास काम धंधा नहीं था तो रुद्र मालिक ने कल हमें कहा कि हम मालकिन को यहाँ छोड़ दें और यहाँ पर हमें काम मिल जाएगा। वैसे आपकी इजाजत हो तो बड़े मालिक के दर्शन हो सकते हैं हमें। उन दोनों गुंडों की बात सुनकर भी महल के बाहर तैनात आदमियों ने उन्हें शक की नजरों से देखना शुरू कर दिया। इस पर उन दोनों गुंडों ने सिद्धि को इशारा करते हुए सिद्धि से कहा, मालकिन आप कुछ कहिए ना, आप तो सब कुछ जानती है ना कि मालिक ने ही हमें यहाँ भेजा है, तो आप सिफारिश करिए ना हमारी, हमें बस नौकरी दे दे, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, जितना भी कमाने खाने को मिलेगा हमारे लिए इतना ही काफी है। सिद्धि ने उन दोनों के इशारे को साफ समझ लिया था कि वो दोनों ही सिद्धि से महल के अंदर जाने का इशारा कर रहे थे। सिद्धि ने बड़े ठाकुर के आदमियों से कहा,
इन्हें हमारे साथ अंदर आने दो, रुद्र ने ही उन्हें भेजा है। फिर भी अगर किसी बात के लिए कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ किससे बात करनी है इन दोनों को नौकरी पर रखने के लिए। इस पर महल के बाहर तैनात आदमी ने सिद्धि से कहा, मालकिन अंकुर मालिक से बात कर लीजिए, इन सारे मामलों में वही देखते हैं ये सब, और बाकी उनकी इजाजत के बगैर तो इन दोनों को अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी, तो हम लोग माफी चाहते हैं। सिद्धि ने अपने पीछे खड़े उन दोनों गुंडों से कहा, तुम दोनों यहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें अंदर ले जाने के लिए अंकुर दादा की इजाजत लेकर आती हूँ, कहीं जाना मत। याद रहे ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये छोटा महल है, यहाँ पर अगर बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा और यही यहाँ के नियम है, इसीलिए शांति से खड़े रहना। तुम दोनों को अंदर जाने की इजाजत के लिए मुझे अंकुर दादा से बात करनी होगी। इस पर एक गुंडे ने सिद्धि को अपने पास बुलाते हुए कहा, मालकिन आपका कुछ सामान हमारे पास रह गया था, अगर आप ये आए तो। सिद्धि जब उस गुंडे के पास आई तो उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकालते हुए सिद्धि के हाथों पर रख दिया और सिद्धि से कहने लगा, ये वो रुद्रमालिक की जेब से गिर गया था, मुझे लगता है ये उन्हीं का रुमाल है, तो आप इसे अपने पास रख लीजिए और जल्दी आइएगा, हम यहीं पर आपका इंतजार कर रहे हैं। सिद्धि ने रुद्र के रुमाल को देखकर किसी तरीके से अपने आंसुओं को रोका। रुद्र के रुमाल को देखकर सिद्धि ये समझ चुकी थी कि वो गुंडे रुद्र का रुमाल देकर सिद्धि को एक तरह की धमकी दे रहे थे कि अगर सिद्धि ने किसी भी तरीके की कोई होशियारी की तो वो रुद्र पर भारी पड़ सकती है। सिद्धि रुद्र के रुमाल को हाथ में पकड़ते हुए वहां तैनात एक आदमी के साथ अंदर चली गई और एक आदमी वहीं खड़े होकर उन दोनों गुंडों पर नजर रखे हुए थे। सिद्धि ने जाते हुए उस रुमाल को खोलकर देखा तो उसने पाया कि अंदर लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा था, एक छोटी सी होशियारी और पूरे ठाकुर परिवार का बहता खून, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिद्धि। उस कागज के टुकड़े में सिर्फ ये 2-3 लाइन ही लिखी हुई थी, लेकिन इन 2-3 लाइनों में ही कीरत की पूरी साजिश साफ नजर आ रही थी। सिद्धि जानती थी कि कीर्ति की जान जाते ही कीरत सिद्धि को भी फंसा देगा, क्योंकि वो दोनों गुंडे शायद इसीलिए महल में आए थे। सिद्धि के कदम अचानक से ही रुक गए और उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया। सिद्धि ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कीर्ति की जान लूं और ये दोनों गुंडे मुझे मुजरिम बनाकर ठाकुर परिवार के सामने खड़ा कर दें, क्योंकि मुझ पर मौत का इल्जाम लगा होगा ही सही, तो कीरत के रास्ते से मैं तो साफ हो ही जाऊंगी। लेकिन फिर क्या गारंटी है कि मेरे और कीर्ति के मरने के बाद कीरत रुद्र को छोड़ देगा? इसमें तो हर तरफ से मेरा ही नुकसान है। कीरत के रास्ते से मैं, कीर्ति और रुद्र तीनों एक साथ साफ हो जाएंगे और फिर कीरत अपनी गंदी चालों को चलकर शायद महल के लोगों को भी जिंदा न छोड़े। अगर कीरत की यही साजिश है तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगी, लेकिन मैं इस समय क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। इधर वो दोनों गुंडे बेसब्री के साथ सिद्धि का इंतजार कर रहे थे कि सिद्धि कब वापस आएगी और उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। ज्यादा वक्त नहीं लगा और सिद्धि वहां पर उन गुंडों के सामने आई। सिद्धि ने उन दोनों गुंडों से कहा, सुनो, मैंने तुम दोनों के अंदर आने की इजाजत ले ली है। मैंने उन्हें बता दिया है कि रुद्र ने ही तुम दोनों को भेजा है और तुम लोग यहाँ पर भी महल की साफ सफाई का काम करोगे, इसीलिए महल के बाहरी हिस्सों में जितनी भी गंदगी है उन्हें साफ करने का काम मिला है तुम्हें। तो तुम बाहर के बगीचे, मंदिर और महल के पीछे का हिस्सा साफ करोगे और शाम को महल के अंदर आकर जितना भी दिन भर का कूड़ा होगा उसे यहाँ से निकाल कर फेंकोगे। तुम्हें महल के अंदर के कामों के लिए नहीं रखा गया है, तो महल के एकदम अंदर यानी कि कमरों और आंगन की तरफ तुम्हारा जाना मना है, क्योंकि वहां पर परिवार के लोग रहते हैं और वहां की साफ सफाई के लिए पहले से ही नौकर मौजूद हैं। अब अगर तुम इन सारी शर्तों को मान लेते हो तो अंकुर दादा ने कहा है कि तुम काम पर रह सकते हो, वरना वो किसी और को रख लेंगे इन कामों के लिए। उन दोनों गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए इशारा किया और आपस में फुसफुसाते हुए बात करने लगे। अगर हम महल के बाहर रहेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है? ये लड़की कोई होशियारी कर रही है। वैसे भी मालिक ने कहा था कि इसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। अगर ये इसकी कोई होशियारी हुई तो कीरत मालिक हम दोनों को कच्चा चबा जाएंगे। उन दोनों में से एक गुंडे ने हाथ जोड़ते हुए सिद्धि से कहा, मालकिन, हमें तो घर के अंदर के कामों को ही करना आता है, कि हमने कभी इस तरह के काम किए ही नहीं है, तो अगर हो सके तो आप इतनी इजाजत दें कि हम रसोई घर का काम या फिर झाड़ू पोछे का काम संभाल लें। इस पर सिद्धि ने उन दोनों गुंडों से कहा, मुझे लगता है कि फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अंकुर दादा ने साफ कहा है अगर तुम इन दोनों कामों को नहीं कर पाते हो तो तुम दोनों का क्या फायदा, क्योंकि घर के अंदर के लिए पहले से ही बहुत नौकर मौजूद है, तो फिर तुम दोनों जा सकते हो। और जाते हुए अपने रुद्र मालिक को कहना कि इसमें तुम्हारी गलती थी। मैंने तो पूरी कोशिश की तुम दोनों को नौकरी दिलाने की और महल के अंदर आने की, लेकिन तुम दोनों ने ही काम को मना कर दिया। जब गुंडों के पास कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने सिद्धि को हाँ कर दिया और इतना कहते हुए वो सिद्धि के साथ महल के अंदर आए। सिद्धि ने उन्हें महल के अंदर आते ही रोक दिया और कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुम दोनों ने मुझसे कहा था। महल के दरवाजे के अंदर तुम्हें आना था तो मैंने वो कर दिया, लेकिन महल के अंदर आने की इजाजत हर किसी को नहीं है, इसलिए जो कमरे हैं जहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं, रसोई घर और आंगन से दूर रहना, और अब महल के बाहरी हिस्सों में ही रहना। और अब ये तुम अपने हिसाब से सोचो कि तुम लोग मुझ पर कैसे नजर रखोगे, क्योंकि मैं महल के अंदर रहती हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर सकती, और हाँ, जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं बता दूंगी। इस पर उस गुंडे ने दांत पीसते हुए सिद्धि से कहा, होशियारी दिखा रही है? तुझे पता नहीं है कि कीरत मालिक तेरे पति की वहां पर कितनी अच्छी आरती उतार रहे होंगे, तो हमसे तो होशियारी मत ही दिखाना तू। इस पर सिद्धि ने उस गुंडे को जवाब देते हुए कहा, जाकर अपने मालिक की गुलामी करो और उन्हीं पर आज के बाद आवाज ऊंची करके बोलना, मुझ पर ये सब नहीं चलेगा। तुम मेरे महल के अंदर खड़े हो, मैं मानती हूँ कि मैं इस समय मजबूर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम लोग मुझे किसी गुलाम की तरह नचाओ। जाकर अपने कीरत मालिक को कह देना कि मैं कीर्ति को तब तक हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक मुझे इस बात की गारंटी नहीं मिल जाती कि कीर्ति की जान लेने के बाद रुद्र को कीरत सही सलामत महल भेजेगा। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए, और अगर तुम दोनों ये काम नहीं कर सकते तो कहना अपने मालिक से कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उन दोनों गुंडों ने सिद्धि की बात सुनकर सिद्धि से कहा, मालिक से मिलना हलवा है क्या, जो तेरे कहने पर वो भागे भागे आएंगे और तुझसे मिल लेंगे? चुपचाप मालिक ने तुझे जो काम दिया है उसे कर, ज्यादा दिमाग मत लगा, वरना शायद तेरे दिमाग लगाने की सजा वहां पर खून की नदी जमीन पर बह रही होगी। सिद्धि उन लोगों की बातों को सुनकर डर गई। वो जानती थी कि कीरत रुद्र को हर तरीके से तड़पाने की कोशिश करेगा। सिद्धि डर कर चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। वो बस अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तब बड़े ठाकुर ने उसे देख लिया और बड़े ठाकुर ने उसे रोकते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रुद्र कहाँ है? तुम दोनों तो बाहर गए हुए थे ना,
रुद्र के अंकुर के साथ में है। इस पर सिद्धि बड़े ठाकुर को देखकर घबरा गई और साथ ही डरे हुए होने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बड़े ठाकुर सिद्धि को इस तरह से देखकर घबरा गए और सिद्धि से घबराते हुए पूछने लगे, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से आंसू क्यों बहा रही हो? सब ठीक है ना? इस पर सिद्धि ने जवाब देते हुए बड़े ठाकुर से कहा, वो बाबा मैं बस अभी आई हूँ। रुद्र को कुछ काम था इसलिए वो मेरे साथ नहीं आए। वो वहीं पर रुक गए हैं जहां हम गए थे। उन्होंने कहा कि 2-1 दिन में वापस आ जाएंगे, ये बात मैं आपको बता दूं। सिद्धि के आंसुओं को देखते हुए बड़े ठाकुर ने सिद्धि से पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम जानती हो मुझे आधी अधूरी बातें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए बताओ पूरी बात क्या है। सिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बड़े ठाकुर को कैसे किसी भी बात के बारे में बताए, इसीलिए उसने बड़े ठाकुर से झूठ बोलते हुए कहा, बाबा रुद्र मुझे अचानक से लेकर चले गए थे। इस बात से मैं उनसे नाराज हो गई। हमारे बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ और उन्होंने मुझे घर भिजवा दिया, ये बोलकर कि उन्हें कुछ काम है और वो 2 दिन में वापस आ जाएंगे। बाबा माफी चाहती हूँ कि रुद्र और मेरा झगड़ा हुआ, जो शायद नहीं होना चाहिए था। जब रुद्र आ जाएंगे तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी, वादा करती हूँ। इतना कहकर सिद्धि बड़े ठाकुर से नजरें बचाती हुई अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। सिद्धि कमरे के अंदर आते ही खुद को आईने में देखकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए अपने आप से कहने लगी, हे भगवान क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं? हर बार किसी न किसी तरीके से तुम मुझे परेशानी में डाल ही देते हो। कितनी मुसीबतों से तो सब कुछ ठीक हुआ था, फिर तुमने मधु को मुझसे छीन लिया और अब तुमसे शायद मेरी खुशियां नहीं देखी जा रही थी, जो तुमने रुद्र पर भी मुसीबत का पहाड़ तोड़ दिया। ऐसी जिंदगी देने से तो अच्छा था कि तुम मुझे मेरे माँ बाप के साथ ही मार देते। कम से कम इस तरह से तड़प तड़प कर जीना तो नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं, कैसे ले लूं एक मासूम की जान? उस कीर्ति ने मेरा ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है जिसकी वजह से मैं उसे बेमौत ही तड़पा तड़पा कर मार दूं। लेकिन अगर कीर्ति की जान नहीं लेती हो तो मेरा रुद्र इस बात की सजा भुगतेगा। ना जाने उसकी क्या हालत हो रही होगी मेरा रुद्र। सिद्धि ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए खुद को संभाला और जाकर बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठते ही उसे रुद्र की याद आ गई थी कि किस तरीके से रुद्र उसे संभाला करता था और यहीं उसी के पास बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहा करता था कि सिद्धि उसकी जिंदगी है और वो सिद्धि के लिए हर मुसीबत से हंसते हंसते लड़ जाया करेगा। सिद्धि ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसने एक फैसला लिया कि अब वो सबसे पहले कीरत से मिलेगी। जब तक वो रुद्र को सही सलामत अपने सामने नहीं देख लेती तब तक कीर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अब उसे कीरत के साथ एक समझौता भी करना था कि वो कीर्ति की जान के बदले रुद्र को सही सलामत सबसे पहले अपने घर देखना चाहती है। सिद्धि सबकी नजर बचाकर बाहर उन दोनों गुंडों के पास पहुंची और उनसे कहने लगी, जाकर अपने मालिक से कहो मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है और अगर वो मुझसे नहीं मिलता है तो मैं इस पूरे घर में बस ये बात बता दूंगी कि रुद्र को अगवा किया गया है। फिर रुद्र जिए या मरे इसका सारा इल्जाम कीरत पर ही जाएगा। इतना कहकर सिद्धि वहां से चली गई। सिद्धि के जाते ही दोनों गुंडे आपस में बातें करने लगे। ये लड़की तो कह रही है कि उसे रुद्र की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मालिक तो कह रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या चक्कर है? अब मालिक को जाकर क्या कहें कि ये लड़की उनके कहने के हिसाब से चल ही नहीं रही है? भगवान, ये बड़े आदमी तो बड़े ही नीच होते हैं। खैर हमें क्या, हमें लड़की की बात को मालिक तक पहुंचाना ही होगा। तू एक काम कर, तू जाकर मालिक तक ये बात पहुंचा और मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम देखता हूँ और इस लड़की पर नजर रखता हूँ। हम दोनों एक साथ जाएंगे तो किसी को भी शक हो जाएगा हम दोनों पर। इतना कहकर गुंडा वहीं पर साफ सफाई करने लगा और दूसरा सबकी नजर बचाकर कीरत के पास जाने की कोशिश कर। दूसरे गुंडे ने कीरत के पास जाकर कीरत से कहा, मालिक वो लड़की आपसे मिलना चाहती है। कह रही थी कि बहुत जरूरी बात करनी है उसको आपसे, और अगर आप उससे नहीं मिले तो वो सबको आपकी सच्चाई के बारे में बता देगी और ये बता देगी कि रुद्र को आपने ही अगवा किया है। उसे किसी की भी मौत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह रही थी वो लड़की। कीरत ने परेशान होते हुए उस गुंडे से कहा, ठीक है, उसे इतना ही शौक है मुझसे मिलने का तो लेकर आओ उसे इसी अड्डे पर, ताकि वो अपने पति को देखकर ये जान ले कि उसकी मनमानी का नतीजा क्या होता है। उस गुंडे ने वापस आकर सिद्धि को इशारा किया कि कीरत उससे मिलने के लिए राजी हो गया है और आज रात के लिए वो खुद को तैयार रखे। सिद्धि कीरत को मिलने के लिए रात में उस वक्त निकली जब महल के सभी लोग सो चुके थे। सिद्धि दबे पांव महल से बाहर निकली और उस गुंडे के साथ में कीरत के अड्डे पर पहुंची। सिद्धि ने देखा कि कीरत किसी खंडहर जैसी जगह पर छिपा हुआ था। सिद्धि डरती और घबराती हुई उस गुंडे के पीछे पीछे उस खंडहर के अंदर जा रही थी। सिद्धि ने देखा कि वहां बहुत सारे गुंडे तैनात थे और सब लोग घूरती निगाहों से सिद्धि को देख रहे थे। सिद्धि बेहद घबराई हुई थी। सिद्धि जब आगे बढ़ी तो उस गुंडे ने सिद्धि से कहा, अगर कोई होशियारी या कोई चालाकी तूने की लड़की तो यहाँ से आज 2 लाशें छोटे महल पहुंचेंगी, तेरी और दूसरी तेरे पति की। इसीलिए शांति से खड़ी रहे, मालिक आ रहे हैं। सिद्धि जहां पर खड़ी थी वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सिद्धि को ठीक से कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस गुंडे ने आगे बढ़कर वहीं रखी एक मशाल में आग लगाई और धीरे से हल्का सा उजाला हुआ। सिद्धि ने उस हल्के से उजाले में ध्यान से देखा कि दीवार से जंजीरों में लपेटा हुआ कोई बंधा हुआ था। सिद्धि की धड़कनें अब बढ़ने लगी थी। सिद्धि को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब उस गुंडे ने दूसरी मशाल जलाई तब सिद्धि को सब साफ नजर आने लगा। ये दीवार से लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ शख्स रुद्र था और उसके आसपास बहुत सारे आदमी खड़े थे। सिद्धि को कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दिया, उसे सिर्फ इतना ही दिखा कि लोहे की जंजीरों में रुद्र के हाथ बंधे हुए थे और रुद्र बेहोश था। उसे बस रुद्र की आंखें ही दिख रही थी, क्योंकि रुद्र को कीरत के आदमियों ने पूरी तरह से घेर रखा था। सिद्धि आगे बढ़ी रही थी कि तभी कीरत उसके सामने आ गया और मुस्कुराता हुआ सिद्धि से कहने लगा, बड़ी बेताब थी मुझसे मिलने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए जिंदगी में कभी इतना तड़पोगी। क्या हुआ, रहा नहीं गया क्या मेरे बिना, या फिर अपने पतिदेव के दर्शन करना चाहती थी? बोलो, मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? जब तुम्हें मैंने साफ साफ अपना काम बता दिया था तो उस काम को अंजाम देने की जगह पर तुम यहाँ समय खराब करने आई हो।
ये जानते हुए कि इतना फालतू वक्त मेरे पास नहीं है, नहीं तेरे पति के पास इतना वक्त है। तू जितनी देर लगाएगी तेरे पति के बदन से उतना खून बहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही सारा कार्यक्रम खत्म हुआ है। तेरे पति को होश आने लगा था। अगर वो होश में आता तो वापस जानवर बन जाता, इसीलिए हम उसे होश में आने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अपने गुस्से की आग को मिटाने के लिए उसकी लगातार पूजा जरूर कर रहे हैं। सिद्धि खामोशी से खड़ी होकर कीरत की बातों को सुन रही थी। जब कीरत को सिद्धि के चेहरे पर कोई भी शिकन नजर नहीं आई तो ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा कि रुद्र के बारे में इतना सब सुनकर और खुद रुद्र को इस तरह से देखकर भी सिद्धि बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रही है। इस पर कीरत ने अपने उन आदमियों को इशारा किया जो रुद्र के सामने एक कतार में खड़े हुए थे, ताकि सिद्धि को ठीक तरह से रुद्र दिखाई दे। कीरत ने इशारा करके अपने आदमियों को रुद्र के सामने से हटने के लिए कहा। सिद्धि की नजर जब रुद्र पर पड़ी तब सिद्धि का दिल पूरी तरह से दहल गया। रुद्र बेहोश था। उसके पूरे चेहरे पर और पूरे शरीर पर मानो चाकू से वार किए गए हो। इतने ज्यादा घाव थे रुद्र के शरीर पर कि सिर्फ अब खून ही खून दिख रहा था। जाहिर है कि कीरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी रुद्र से बदला लेने के लिए। इतना सब कुछ देखने के बाद भी सिद्धि ने खुद को बेहद मजबूत किया और अपने चेहरे के भाव को बदलने नहीं दिया। उसने आंख पलटते हुए कीरत से कहा, कितने बेवकूफ हो तुम। इस पर कीरत ने हैरान होते हुए सिद्धि से कहा, क्या मतलब है इसका? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे रुद्र से कोई लेना देना ही नहीं है। सिद्धि ने एक तीखी मुस्कुराहट के साथ कीरत को जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ कि रुद्र का बचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर रुद्र तुम्हारे चंगुल में है तो अब वो सुरक्षित नहीं है। तो फिर मैं क्यों अपने सिर पर किसी की मौत का इल्जाम लूं? और तुम सबको क्या लगता है कि मैं रुद्र को बहुत प्यार करती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों भाई आपस में एक दूसरे की जान भी ले लेते हो तो मुझे क्या? मैं कीर्ति की मौत का इल्जाम अपने सिर पर नहीं लूंगी। और अगर तुम रुद्र को मार दोगे तो रुद्र की मौत का इल्जाम मैं तुम पर ही लगाऊंगी और फिर तुमको तो बड़े ठाकुर और बाकी सब वैसे भी ढूंढ लेंगे और तुम्हें सजा मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें फांसी दी जाए। इस पर कीरत ने सिद्धि से कहा, इसका मतलब रुद्र मरे या जिए से तुम्हें कोई मतलब नहीं? सिद्धि ने कहा, वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम रुद्र को ना मारो, क्योंकि अगर ये मर गया तो इसकी जायदाद का हिस्सा इसके ना होने पर इसकी पत्नी को नहीं मिलेगा। और ये बात मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि बड़े ठाकुर की वसीयत उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों के नाम की है। उनकी पत्नियों को कुछ भी नहीं जाएगा। अंकुर दादा की पत्नी की वजह से बाबा ने अपनी वसीयत को इस तरह से बनाया है कि किसी भी बेटे की जायदाद उसकी पत्नी तक नहीं जा सकती जब तक शादी के 10 साल पूरे नहीं हो जाए। खैर तुम्हें कहाँ ये सब पता होगा, तुम तो अपनी बेवकूफी में ही उलझे रहते थे। मैंने इन सब बातों के बारे में रुद्र से शादी करने के बाद ही पता लगा लिया था। इसीलिए तुम रुद्र को मत मारो और मुझे मेरे तरीके से काम कर दो। बदला तो मुझे भी कीर्ति से लेना था, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत परेशान किया था। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा काम करूं तो इस रुद्र को जिंदा रखो और खुद को ज्यादा होशियार मत समझो, क्योंकि अगर तुम रुद्र को मार देते हो तो सीधी सी बात है फंसोगे तुम भी। ये बात घर में सभी को पता है कि तुम्हारी रुद्र से नहीं बनती, और मैं तो रुद्र से वैसे भी सबकी नजरों में इतना प्यार करती हूँ कि उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम सोच लो कि क्या करना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं कीर्ति की जान लूं ताकि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे, तो मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि रुद्र सही सलामत ठाकुर परिवार के बीच में पहुंच जाएगा। जो भी तुम्हारा फैसला हो मुझे बता देना कल तक। बस यही सब बताने के लिए तुमसे मिलना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि इस साजिश को रचकर तुमने बहुत महान काम किया है, लेकिन नहीं, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रह गए। इसीलिए रुद्र को नुकसान पहुंचाना बंद करो और उसे छोटे महल भिजवा दो। तुम्हारा काम मैं वैसे भी कर दूंगी, क्योंकि तुम भी वहां का राजपाट चाहते हो और मैं भी। इसीलिए अब अपना दिमाग लगाओ और मेरी बातों पर ध्यान देना। सिद्धि चुपचाप वापस महल में अपने कमरे में आ गई और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी कीरत से कहा, अगर वो तरीका काम नहीं आया तो उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। हालांकि सिद्धि खुद ही डरी हुई थी कि उसने जो भी कुछ कीरत से कहा था, अगर कीरत उसकी बात नहीं मानेगा तो सिद्धि के पास कीर्ति को मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। सिद्धि पूरी तरह से कश्मकश में फंसी हुई थी। सुबह सिद्धि अपने कमरे से निकली और नियामिका के कमरे में गई। नियामिका बैठकर कुछ पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। सिद्धि उसके पास गई और नियामिका के पास बैठकर उसके कंधे पर सिर रख लिया। नियामिका समझ गई कि सिद्धि किसी बात से बेहद परेशान है। इस पर नियामिका ने सिद्धि के गालों पर हाथ थपथपाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशान सी हो? मैंने सुना था कि तुम रुद्र के साथ कहीं पर गई थी, कब वापस आई? आजकल तुम रहती कहाँ हो, कुछ पता ही नहीं रहता। क्या बात है, कुछ उदास लग रही हो? इस पर सिद्धि ने धीरे से नियामिका को जवाब देते हुए कहा, दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी इतनी मजबूर हो जाओ कि ना चाहते हुए भी कुछ अनचाहे काम आपको करने पड़े हो? नियामिका ने सिद्धि से कहा, क्या कह रही हो, कुछ हुआ है क्या, या फिर वापस से झगड़ा कर लिया रुद्र के साथ? सिद्धि ने जोर देते हुए नियामिका से कहा, बताइए ना दीदी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मजबूरी में आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए जिसके लिए आपका जमीर, आपकी आत्मा बिल्कुल भी राजी ना हो? इस पर नियामिका ने जवाब देते हुए सिद्धि से कहा, ऐसा कई बार हुआ है और ये सिर्फ मेरे साथ, ये तुम्हारे साथ नहीं होता। इस दुनिया में ये सभी के साथ होता है। हर बार जैसा आप चाहो वैसा नहीं होता। कई बार खुद से ज्यादा दूसरों की भलाई देखनी पड़ती है। दूसरों के लिए भी हमें कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसके लिए हमारा मन राजी नहीं होता, लेकिन सामने वाले की भलाई के लिए हमें वो कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन ये बात इस बात पर भी निर्भर करती है सिद्धि कि वो कदम क्या है। ऐसा नहीं है कि किसी एक की फरमाइश, ख्वाहिश या जरूरत को पूरा करते करते किसी तीसरे का ही नुकसान कर दो। चलो बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सिद्धि ने नियामिका से कहा, दीदी मान लीजिए कि मैं आपकी बहन ना होती, कोई दूसरी इंसान होती, तो क्या आप मुझे इसी तरह से प्यार करती? सिद्धि की बात को सुनकर नियामिका ने हंसते हुए सिद्धि को जवाब दिया, पागल हो गई है क्या? अगर तू मेरी बहन नहीं होती तो तू यहाँ पर कैसे होती? और दूसरी बात ये कि मान भी लिया जाए कि अगर तू मेरी बहन नहीं होती, कोई और इंसान होती, तो भी तू रहती तो इसी तरीके से ना जैसे अभी रहती है। तो तुझे जानकर, तुझे समझकर, तेरी अच्छी और बुरी बातों को परख कर मैं तुझसे उस तरीके का व्यवहार करती। सिद्धि ने नियामिका से कहा, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि आजकल तो आप वैसे भी मुझसे परेशान रहती हैं। जब से उस हादसे के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ तब से आपको सिर्फ परेशानी तो किया है मैंने। नियामिका ने कहा, ऐसा नहीं है, जिसे तू परेशानी कहती है वो मेरे लिए कुछ ऐसा है जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा शरारतें करता है और माँ उसे डांटती है, मारती है, लेकिन फिर भी उसे सीने से लगाकर प्यार भी करती है। तो तू उसे परेशान होने का नाम मत दे।
परेशान होने में और प्यार करने में फर्क होता है। और बात रही तेरे सवाल की, तो चल तुझे मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ। मान लेते हैं कि तू कोई और है, मेरी बहन नहीं है, फिर भी तू बहुत अच्छी लड़की है। और ये सच है कि तेरी अच्छाइयां दूसरों को बदल देती हैं। तेरी हिम्मत को देखकर कोई भी टूटा हुआ इंसान एक बार फिर से सिर उठाकर हिम्मत के साथ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे इंसान को मैं जरूर प्यार करती। अब मिल गया तुझे तेरा जवाब। भूख लगी है तुझे? कुछ खाने को लेकर आऊं? सिद्धि ने नियामिका के हाथों में देखा तो पाया कि उसके हाथों में कुछ पुरानी तस्वीर थी। सिद्धि ने अपने हाथों में उन तस्वीरों को ले लिया और नियामिका से पूछने लगी, ये पुरानी तस्वीरों के साथ आप क्या कर रही हैं दीदी? इस पर नियामिका ने सिद्धि के हाथों से वो तस्वीरें ले ली और उसे रखते हुए सिद्धि से कहने लगी, चलो माँ बाबा के मंदिर गए बहुत वक्त हो गया, अब मुझे लगता है मुझे और तुम्हें वहां जाना चाहिए। नियामिका सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे सिद्धि के माँ बाबा के मंदिर में लेकर गई और वहां अगरबत्ती को जलाते हुए सिद्धि से कहने लगी, तेरे मन में जो भी सवाल है ना, जो भी डर है, बस ये सोच ले कि माँ बाबा उसका हल निकाल देंगे, इसीलिए तू घबराए मत कर। मुझे पता है कि तू किसी बात से घबराई हुई है या फिर तूने फिर से रुद्र से झगड़ा कर लिया है, पर सिद्धि अब तू बड़ी हो गई है और अब शादीशुदा है। रुद्र के साथ में अब झगड़ा मत किया कर, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो तेरे अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता, जो तुझे कभी कोई दुख नहीं होने देगा। तेरे पास आने वाली बड़ी से बड़ी परेशानी को भी वो अपने सिर पर ले लेगा, लेकिन तुझे हमेशा हिफाजत से रखेगा। तो अब रुद्र के साथ कभी झगड़ा मत करना, ठीक है? नियामिका की बातों को सिद्धि बहुत ध्यान से सुन रही थी और अब उसने फिर से एक और फैसला कर लिया था कि वो कुछ भी करके रुद्र को बचाएगी, चाहे उसके लिए फिर उसे कीर्ति की जान ही क्यों न लेनी पड़े। सिद्धि वहीं अपने माँ बाबा के मंदिर में बैठी हुई थी। सिद्धि को वहीं छोड़कर नियामिका उठकर महल के अंदर आने लगी कि तभी अचानक से नियामिका के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। नियामिका को याद आया कि उसने आज सुबह दवा नहीं ली थी। नियामिका दर्द के कारण पेट पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। इस बात का फायदा उठाते हुए जो दो गुंडे सिद्धि के साथ आए थे, उनमें से एक ने नियामिका को सहारा देते हुए उससे कहा, मालकिन आप ठीक है ना? आइए मैं आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। नियामिका ने उस गुंडे को पहली बार महल में देखा था। इस पर उसने कराते हुए उस गुंडे से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम्हें इससे पहले तो नहीं देखा था यहाँ पर। इस पर उस गुंडे ने बात बनाते हुए निहारिका से कहा, मालकिन मैं यहाँ नया हूँ, अभी कल ही मैंने यहाँ पर काम शुरू किया है, आप ज्यादा न बोलिए, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आइए मैं आपको अंदर पहुंचा देता हूँ। उस गुंडे के लिए ये एक सुनहरा अवसर था कि वो इस बात का फायदा उठाकर महल के अंदर जाए और सभी के साथ घुल मिल सके, ताकि वो अंदर जाकर घर के लोगों पर नजर रख सके। उस गुंडे ने नियामिका को सहारा देते हुए महल के अंदर तक पहुंचाया। वो गुंडा महल को चारों तरफ से देख रहा था। इस पर अंकुर की नजर नियामिका और उस गुंडे पर पड़ी। अंकुर नियामिका के पास आया और उससे पूछने लगा, बहू क्या हुआ तुम्हें इस तरह से, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? इस पर नियामिका ने जवाब देते हुए कहा, दादा मैंने दवा नहीं खाई थी, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। अंकुर ने पास में काम कर रही दो नौकरानियों को बुलाया और उनसे नियामिका को उसके कमरे में ले जाकर दवाई देने को कहा। जब नौकरानियां नियामिका को लेकर उसके कमरे में चली गईं, तब अंकुर ने पलटकर उस गुंडे की तरफ देखा। अंकुर ने उससे पूछा, क्यों भाई तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे? अंकुर के पूछने पर वो गुंडा घबरा गया और लड़खड़ाती जुबान में अंकुर से कहने लगा, मालिक मैं वो सिद्धि मालकिन ने मुझे ही काम पर रखने के लिए आपसे बात की थी, मैं बाहर की साफ सफाई के काम करता हूँ, मालकिन मुझे बाहर मिली तो सोचा उन्हें अंदर पहुंचा दूं। अंकुर ने मुस्कुराते हुए उस गुंडे से कहा, हाँ उसके लिए शुक्रिया, वैसे तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे? कद काठी से तो अच्छे खासे मालूम पड़ते हो। उस गुंडे ने अंकुर से कहा, मालिक इससे पहले हम शहर में थे, मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही वहाँ पर साफ सफाई का काम करते थे। वहाँ का काम यहाँ के कामों से अलग होता था, वहाँ भी बड़े बड़े घर होते हैं और आपके महल जितना बड़ा घर तो वहाँ किसी का नहीं होता, लेकिन हाँ सुख सुविधाएं वहाँ बहुत सारी होती हैं। हम पहले वहीं पर काम करते थे, फिर हमारे अम्मा बाबा की तबीयत खराब हुई तो हमें यहाँ गाँव में आना पड़ा। यहाँ शहरों जैसी बात तो है नहीं, लेकिन अब हमारा मन लग गया है। रुद्र मालिक से हमने मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि महल में हमें काम मिल जाएगा। मैं और मेरा भाई हम दोनों ही काम सीख रहे हैं बाहर की साफ सफाई का। वहाँ शहर में तो साफ सफाई के लिए सड़कों पर गाड़ियां घूमती रहती हैं, लेकिन यहाँ तो हमें खुद ही अब साफ करना पड़ता है। वैसे हम घर के अंदर के झाड़ू पोछा रसोई का यही सब काम किया करते थे, अब बाहर का काम हमसे संभल नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। अंकुर बात को खत्म करते हुए उस गुंडे से बोला, ठीक है मन लगाकर काम करो, एक दो दिन में सीख जाओगे, अब जाओ और अपना काम करो। और एक बार फिर से शुक्रिया, तुमने बहू की मदद की ना उसके लिए। अंकुर वहां से चला गया। इस पर उस गुंडे ने मुंह बनाते हुए मन में सोचा, सारी बात पर ही पानी फिर गया, मुझे लगा था ये खुश होकर हमें घर का काम दे देगा, तो कम से कम घर के अंदर आने को तो मिलेगा, यहाँ तो सारी बात ही उल्टी पड़ रही है। धीमे कदमों से वो गुंडा बस बाहर जा ही रहा था कि तभी पीछे से अंकुर ने उसे आवाज दी। अंकुर ने उस गुंडे से कहा, अरे सुनो, तुमने क्या कहा कि तुम और तुम्हारा भाई शहर में रसोई घर का और घर की साफ सफाई का काम क्या करते थे? इस पर गुंडे ने अंकुर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ मालिक, मैं और मेरा भाई यही काम करते थे, हमें खाना बनाना आता है और हम बर्तन धोना, साफ सफाई करना, मसाले कूटना भी जानते हैं, अगर हो सके तो हमें एक मौका दीजिए। इस पर अंकुर ने उस गुंडे से कहा, वैसे आज तुमने काफी अच्छा काम किया है बहू की मदद करके, इसीलिए तुम पर भरोसा किया जा सकता है। आज तुम दोनों भाई बाहर का काम निपटा लो, कल से आ जाना महल के अंदर के कामों के लिए, और याद रखना यहाँ के काम बाकी कामों से अलग है, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए रसोई घर का काम अच्छे से संभालना तुम दोनों। अंकुर वहां से चला गया और वो गुंडा अब अपने मकसद में लगभग कामयाब हो गया था। उसे महल के अंदर आने की और लोगों पर नजर रखने की पूरी छूट मिल गई थी। इधर सिद्धि के मंदिर में बैठे बैठे आंख लग गई थी। सिद्धि के जहन में बार बार रुद्र की वो बिगड़ी हुई हालत घूम रही थी। सिद्धि को बार बार रुद्र के घाव नजर आ रहे थे। सिद्धि के सामने जब रुद्र का खून से लथपथ चेहरा आया, तब सिद्धि की अचानक आंख खुल गई। उसने अपने आप को मंदिर में ही बैठा हुआ पाया। सिद्धि इतना डर गई कि वो वहीं पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी।
सिद्धि ने असली सिद्धि के माँ बाबा से रोते हुए कहा, नियामिका दीदी कहती है कि आप दोनों ही मेरी हर उलझन का जवाब देंगे, तो दीजिए जवाब। ऐसी कौन सी गलती की है मैंने, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जो रुद्र के साथ आज ये सब हुआ? अगर मेरी गलतियों की सजा रुद्र को मिलेगी तो मेरे जीने का क्या मतलब? कोई तो रास्ता दिखाओ कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? सिद्धि थोड़ी देर वहीं पर बैठी रही और उसके बाद में उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछते हुए वापस महल के अंदर आई। सिद्धि को जब पता चला कि नियामिका की तबीयत खराब है, तब सिद्धि दवाइयों का बैग लेकर नियामिका के कमरे में गई। नियामिका दर्द से कराह रही थी। सिद्धि ने जल्दी से नियामिका के पास आकर एक दवा गोली निकाली और नियामिका को देने लगी। इस पर नियामिका ने सिद्धि से कहा कि उसने पहले ही दवा खा ली है। सिद्धि ने कुछ जड़ी बूटियां निकालकर उन्हें पानी में घोला और नियामिका के पेट पर लगा दिया। नियामिका को थोड़ा सा आराम मिला और वो वहीं पर सो गई थी। सिद्धि नियामिका के पास ही बैठकर कुछ सोच रही थी कि अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। सिद्धि ने उस खिड़की से बाहर झांका। सिद्धि थोड़ी देर वहीं खड़े होकर कुछ सोचती रही और फिर नियामिका को भी सोता हुआ छोड़कर कीर्ति के कमरे की तरफ जाने लगी। सिद्धि धीमे कदमों से कीर्ति के कमरे की तरफ बढ़ी। उसने वहां तैनात आदमियों से कहा, मुझे अंदर जाना है कीर्ति के पास। उन आदमियों ने सिद्धि को अंदर जाने दिया। सिद्धि अंदर गई और जाकर कीर्ति के पास बैठ गई। सिद्धि ने पूरे कमरे को बहुत ध्यान से देखा और फिर कीर्ति की तबीयत को देखते हुए चुपचाप उठकर वापस चली आई। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत चुके थे। सिद्धि के पास अभी भी कीरत का कोई जवाब नहीं आया था। सिद्धि बेसब्री के साथ कीरत के जवाब का इंतजार कर रही थी। सिद्धि परेशान होती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। उसने सोचा कि वो बाहर जाएगी तो शायद उसका मन अच्छा होगा, क्योंकि कमरे के अंदर सिद्धि का दम घुट रहा था। उसे रह रहकर रुद्र की याद आ रही थी और रुद्र की चिंता सिद्धि को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सिद्धि जैसे ही बाहर निकली, रसोई घर में उसकी नजर पड़ी। वहां पर वही दोनों गुंडे खड़े होकर खाना बना रहे थे और बाकी नौकरों से भी घुलने मिलने की कोशिश कर रहे थे। सिद्धि गुस्से में और नौकरों के पास गई और उनसे कहने लगी, अरे तुम्हें तो बाहर के कामों के लिए रखा गया था ना, तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मत भूलो कि दादा ने तुम दोनों को बाहर का काम दिया था। इस पर उन दोनों में से एक गुंडे ने सिद्धि से कहा, अरे मालकिन, आप हमें दिखी नहीं, वरना हम आपको बता देते कि अंकुर मालिक ने हमें महल के अंदर का काम दे दिया है और ये भी कहा है कि हम घर के लोगों का खास ध्यान रखें। अभी तो हम खाना बना रहे हैं, आप खाने की मेज तक पहुंचिए, हम बस खाना परोसने की तैयारी कर रहे हैं। सिद्धि उन दोनों को देखकर घबरा गई थी। सिद्धि को अब डर लगने लगा था, क्योंकि अभी तक वो दोनों घर के बाहर थे, इसलिए उन तक घर की कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी। लेकिन अब जब वो दोनों घर के अंदर थे तो सिद्धि पर, कीर्ति पर और घर के लोगों पर खतरा दुगना हो गया था। थोड़ी देर बाद जब घर के सभी लोगों ने खाना खा लिया, तब रसोई घर में सिद्धि उन गुंडों के पास गई। सिद्धि को वहां पर देखकर उनमें से एक गुंडे ने कहा, तुम्हारे पास अब कोई भी बहाना करने का वक्त नहीं बचा है। मालिक ने तुम्हारी बात का जवाब देते हुए कहा है कि तुम उनका दिया काम करो और मालिक तुम्हारी शर्त को मंजूर कर लेंगे। जैसे ही तुम उनके दिए काम को खत्म करोगी और हम अपनी आंखों से जब तक ये नहीं देख लेते कि तुमने उनका काम किया है या नहीं, तब तक तुम्हारा पति मालिक के कब्जे में रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उन्हें जाकर सबूत देंगे, वो तुम्हारे पति को वापस भिजवा देंगे। अब बताओ, तुमको काम कब खत्म करना है? तुम्हारे पास आज शाम तक का वक्त है, सोचकर हमें बता दो कि काम को अंजाम कब दोगी। सिद्धि उन गुंडों की बातों को सुन रही थी। सिद्धि ने ज्यादा ना सोचते हुए उन गुंडों से कहा, कल रात को मैं कीरत के लिए काम को खत्म कर दूंगी। जैसा उसने बोला था कि मैं अपने कमरे की खिड़की पर काम होते ही 2 मोमबत्तियां जला दूं, तो मैं ठीक ऐसा ही करूंगी। इसीलिए तुम लोगों को नजर रखने की जरूरत नहीं है। कीर्ति की बात सुनकर दूसरे गुंडे ने कहा, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी बोलेगी और हम मान लेंगे? हम इस घर में इसलिए हैं कि हम ये अपनी आंखों से देखकर यकीन करें कि तूने मालिक का काम किया है या नहीं, उस लड़की की जान तूने सच में ली है या नहीं। इसीलिए जब तक हम उस लड़की की लाश को अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे, तेरे पति को नहीं छोड़ा जाएगा और यही मालिक का हुक्म है। इस पर सिद्धि ने उन दोनों नौकरों से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि बस अक्ल लेकर तुम ही दोनों पैदा हुए थे, है ना? और एक तुम्हारे मालिक ने अलग अक्ल भगवान से मुफ्त में पाली थी, बाकी दुनिया तो बेवकूफ है। कीर्ति के कमरे के आगे 4-4 लोग पहरा देते हैं और तुम दोनों से दुगने हुष्ट पुष्ट हैं वो चारों। तो ज्यादा ना चालाकी मत दिखाओ। तुम दोनों चाहकर भी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वहां जाए बिना ही मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से दिखा सकती हूँ कि मैंने कीर्ति को खत्म किया है या नहीं। तुम दोनों बस कीर्ति के कमरे के नीचे महल के पीछे वाले हिस्से में जाकर खड़े हो जाना। कीर्ति के कमरे की खिड़की दिखाई देती है। उस खिड़की से जब तुम अंदर झांकोगे तो तुम्हें एक शीशा दिखाई देगा। मैं उस शीशे को कीर्ति के बेड के पास लगा दूंगी, ताकि जब मैं कीर्ति की जान लूं तब तुम उसे देख पाओ। इतना तो दिखाई देता है ना तुम दोनों को कि कीर्ति की लाश को पहचान सको? क्योंकि अगर तुम दोनों ने ज्यादा होशियारी की और कीर्ति के कमरे में जाकर देखने की कोशिश की, तो याद रखना, मैं तुम दोनों की जान नहीं बचाऊंगी। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ठाकुर परिवार में जब जान ली जाती है तो मरी हुई लाश भी चीख पड़ती है। सिद्धि की बात सुनकर वो दोनों गुंडे भी डर गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि ठाकुर परिवार में पकड़े जाने पर सजा बेहद बुरी दी जाती है। इसीलिए उन दोनों ने सिद्धि की बात को मानते हुए सिद्धि से कहा, ठीक है, कल रात काम करने से पहले हमें इशारा कर देना, हम महल के पीछे जाकर कमरे की खिड़की से अंदर देखेंगे। शीशे को इस तरह से लगाना कि उसका बेड और कीर्ति की लाश हमें साफ दिखाई दे। तेरी जरा सी भी होशियारी अगर नजर आई और कीर्ति की लाश हमें दिखाई ना दी, तो कीर्ति की जगह तेरे पति की लाश 1000 टुकड़ों में तेरे कमरे में बिछा कर जाएंगे हम। ये सब सुनकर सिद्धि रसोई घर से निकल गई और वो दोनों नौकर वापस काम करने लगे। रात में सिद्धि बेहद डरी हुई थी कि अगले दिन वो किस तरह से अपना कदम उठाएगी। सिद्धि इस बात से डर रही थी कि अगर उससे कोई भी गलती हुई तो एक साथ 2-2 जानों का नुकसान होगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिद्धि होगी। देखते ही देखते पूरी रात गुजर गई और अब अगला दिन आ चुका था। सिद्धि पूरा दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। इधर दोपहर के खाने के समय सभी जब खाने की टेबल पर मौजूद हुए, तब अंकुर ने नियामिका से कहा, अरे बहू, गाँव के बाहर जो मंदिर है वहां पर वृद्धाश्रम का काम चल रहा है। वैसे तो बाबा और मैंने वहां के सारे इंतजाम को खुद से देख लिया था, पर वहाँ कुछ काम अभी ऐसा भी बाकी है जिसको सिर्फ औरतें ही समझ सकती हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम छोटी माँ आदित्य के साथ वहाँ जाकर आज काम देख लो। नियामिका और घर के बाकी लोगों ने ये बात पहली बार सुनी थी। इस पर बड़े ठाकुर ने नियामिका से कहा,
वृद्धाश्रम बन रहा है, उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। हमने सोचा था कि काम पूरा होने के बाद ही हम सबको ये बात बताएंगे, लेकिन अभी कुछ परेशानी है तो मुमकिन है कि अब थोड़ा वक्त लग जाए काम खत्म होने में। तो तुम अपनी छोटी माँ और आदित्य के साथ जाकर वहां का काम देख लो, फिर जैसा तुम लोगों को लगेगा हमें आकर बता देना। खाना खाने के बाद नियामिका छोटी माँ के साथ बाहर चली गई और सिद्धि अभी भी अपने कमरे के अंदर थी। इस पर बड़े ठाकुर ने अंकुर से कहा, अगर सिद्धि की तबीयत ठीक नहीं है तो जाकर पता कर लो, हो सकता है उसे दवा की जरूरत हो, या फिर अगर किसी और बात से वो परेशान है तो उसका पता करो। इस तरह से वो दिन भर कमरे के अंदर रहेगी तो मुमकिन है कि उसकी तबीयत सच में खराब हो जाए। ये सुनकर अंकुर सिद्धि के कमरे में गया। वो दोनों ही गुंडे चुपचाप सफाई करते हुए अंकुर और बड़े ठाकुर की बातें सुन रहे थे। सिद्धि चुपचाप खड़ी होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। इस पर अंकुर ने कहा, क्या बात है सिद्धि, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। लेकिन सिद्धि ने बात बनाते हुए अंकुर से कहा कि वो परेशान ना हो, सब ठीक है, बस सिद्धि यूं ही आज कमरे में ही रहना चाहती थी। इधर घर के अंदर जो दो गुंडे थे वो सिद्धि के कमरे पर नजर रखे हुए थे कि आखिर सिद्धि और अंकुर अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आए हैं, और अंकुर उसके कमरे में गया है तो सिद्धि कहीं उसे सब कुछ बता न दे। इस पर जब बहुत देर तक सिद्धि और अंकुर कमरे से बाहर नहीं निकले, तब उन दोनों गुंडों में से एक गुंडे ने कमरे के अंदर जाने का फैसला किया और एक थाली में खाना परोसते हुए वो सीधे सिद्धि के कमरे में घुस गया। उस गुंडे ने कमरे के अंदर जाते ही देखा कि सिद्धि अंकुर को कुछ जड़ी बूटियों के बारे में समझा रही थी। वहीं पर पास में रखी एक टेबल पर सिद्धि ने बहुत सारी जड़ी बूटियों को फैला रखा था और अंकुर जड़ी बूटियों को देख रहा था। सिद्धि ने उस गुंडे को अपने कमरे में अचानक ही आते हुए देखा तो सिद्धि गुस्से में उस पर चिल्ला बैठी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बिना दरवाजा खटखटाए बिना आवाज दिए इस तरह से मेरे कमरे में घुस गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस नौकर ने सिद्धि से कहा, नहीं मालकिन, मैंने दरवाजा खटखटाना चाहा था लेकिन दरवाजा पहले से खुला था और मेरे हाथ में ये थाली थी तो मैं दरवाजा खटखटा नहीं पाया, माफ करिएगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मालकिन, मुझे आपसे कुछ काम था, कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, आप मुझे बता दीजिए कि मेरा काम कब तक करेंगी। सिद्धि उस गुंडे का इशारा समझ गई थी कि वो कीर्ति के काम के लिए सिद्धि से पूछ रहा था। इस पर सिद्धि ने उस गुंडे को जवाब दिया, आज रात खाना खाने के बाद तुम्हारा काम कर दूंगी, जो भी दवाइयाँ चाहिए होंगी मुझसे बता देना। वो गुंडा कमरे से बाहर चला गया और अंकुर भी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर चला गया। धीरे धीरे करके शाम हुई और उसके बाद सभी लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा हुए। सिद्धि उस टेबल पर आई। उसने देखा कि वहां नियामिका, आदित्य और छोटी माँ नहीं थे। टेबल पर सिर्फ बड़े ठाकुर, अंकुर और राघवेंद्र थे। सिद्धि के अलावा वहां बैठे सभी लोग खाना खा रहे थे। इस पर बड़े ठाकुर ने सिद्धि से कहा, क्या हुआ सिद्धि, आज तुमने दिन में भी कुछ नहीं खाया और अभी भी कुछ नहीं खा रही हो, और तुम्हारा गुस्सा रुद्र पर शांत हुआ या नहीं। सिद्धि ने इस बार भी बात को बनाते हुए बड़े ठाकुर से कहा, हाँ बाबा, मैं बस उन्हीं का इंतजार कर रही थी, उनके कहने के हिसाब से तो उन्हें आज आ जाना चाहिए था, और मैंने अभी शाम को ही कुछ खा लिया था तो भूख नहीं है। आप सब लोगों के साथ बैठने का मन था तो सोचा बैठ लूं। बड़े ठाकुर, अंकुर, राघवेंद्र जब सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए तब सिद्धि ने पलटकर उन दोनों गुंडों की तरफ देखा और इशारा किया कि वो महल के पीछे जाएं। वो दोनों गुंडे वहां से निकलकर महल के पीछे चले गए और जाकर कीर्ति के कमरे के नीचे जहां से खिड़की दिखती थी वहां खड़े हो गए। इधर सिद्धि जब कीर्ति के कमरे की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि कीर्ति के कमरे के बाहर जो 4 लोग खड़े होते थे वो बेहोश जमीन पर पड़े हुए थे। सिद्धि ने देखा कि आसपास कोई भी नहीं था। सिद्धि धीरे से कीर्ति के कमरे के अंदर गई। इधर कीर्ति के कमरे के नीचे खिड़की के पास में जो दोनों गुंडे खड़े थे उन्होंने अंदर झांक कर देखा। उन्हें वहीं से दिखाई दिया कि सिद्धि कमरे में आईने को कीर्ति के बेड के पास लगा रही थी, जहां से इन दोनों ही गुंडों को कीर्ति आंख बंद किए हुए बेड पर लेटी हुई दिखाई दे रही थी। सिद्धि जिस तरह से कमरे में थी उसी तरह से वो महल के बाहर उस गुंडे के पास पहुंची। गुंडे ने जीप को स्टार्ट किया और सिद्धि को लेकर कीरत के अड्डे पर चला गया। सिद्धि पूरे रास्ते इसी सोच में डूबी रही कि किस तरह से वो रुद्र को बचाएगी, अब आगे क्या होने वाला है और सिद्धि इन मुसीबतों से अकेले कैसे निपटेगी। सिद्धि जब कीरत के पास पहुंची तो सिद्धि की धड़कन मानो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर कीरत कुर्सी पर बैठा सिद्धि का इंतजार कर रहा था। सिद्धि उस खंडहर वाली जगह पर अंदर गई। उसने देखा कि कीरत के पास एक गुंडा खड़ा हुआ था जो महल में काम कर रहा था। सिद्धि समझ गई कि कीरत के पास कीर्ति वाली बात पहुंच चुकी है। सिद्धि के चेहरे पर और कपड़ों पर खून देखकर कीरत सिद्धि के पास आया और हंसते हुए सिद्धि के चारों तरफ घूमकर उसे देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए सिद्धि के चेहरे पर हाथ लगाया और कीर्ति के खून को पोंछते हुए सिद्धि से कहने लगा, इतने खूबसूरत चेहरे पर ये खून के निशान, क्या बताऊं कितनी जालिम लग रही हो तुम, कसम से तुम पर किसी का भी दिल आ जाए। एक तो इतनी हसीन हो और उस पर से मर्दों जैसा हिम्मती जिगर रखती हो, किसी बात से डरती नहीं हो तुम। अब समझ में आ रहा है कि रुद्र जैसा जानवर भी तुम पर आखिर क्यों लट्टू हुआ फिरता है। मुझे लगा ही था कि तू रुद्र के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और तू गई भी। यकीन नहीं होता तूने कीर्ति की जान ले ली है। काश ये कदम मैंने पहले उठाया होता तो आज इस तरह से मुंह छिपाकर यहाँ वहां ना छिपना पड़ता मुझे। ओ सिद्धि सिद्धि सिद्धि, तुझे समझने में मैंने गलती कर दी। कहाँ तू उस जानवर के चंगुल में फंस गई। गलती कर दी मैंने, मुझे तेरी शादी उस शराबी बुढ़े की जगह खुद से तय करवानी चाहिए थी। तेरे लिए सजा भी होती और मेरे लिए मजा भी होता। खैर, अब तो तू इस जानवर के बच्चे की माँ बनने वाली है, पर तेरे बच्चों को मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा ताकि वो मुझ पर जाए और थोड़ी अक्ल के साथ बड़े हो। सिद्धि चाकू लेकर कीर्ति के पास आई। सिद्धि के हाथ कांप रहे थे। उन दोनों ही गुंडों ने देखा कि सिद्धि चाकू लेकर कीर्ति के पास खड़ी है और कीर्ति की तरफ देख रही थी। वे दोनों ही गुंडे आईने की तरफ ध्यान से देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि सिद्धि कब कीर्ति की जान लेगी। उन दोनों गुंडों ने देखा कि सिद्धि रो रही थी और कीर्ति से कुछ कह रही थी। कीर्ति बिल्कुल खामोशी से किसी लाश की तरह अपने बेड पर लेटी हुई थी। इस पर उस गुंडे ने दूसरे गुंडे से कहा, ये लड़की आखिर उस आधी मरी लाश से क्या बोल रही है और उसकी जान लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। पहले गुंडे की बात का जवाब देते हुए दूसरे गुंडे ने हंसते हुए कहा, क्योंकि शायद हमारी तरह ये लड़की रोज किसी की जान नहीं लेती। उसके घर की लड़की है कीर्ति, जान लेने में थोड़ा वक्त तो लगाएगी।
शायद उस लड़की को मारने से पहले उससे माफी मांग रही होगी। देखने से तो ऐसा लगता है कि सिद्धि की हालत पतली हो रही है इस लड़की की जान लेने में। खैर, काम होते ही हमें अपने अगले कदम को भी अंजाम देना है। याद है ना कीरत मालिक ने क्या कहा था? सिद्धि उस आईने की तरफ देख रही थी जहां से सिद्धि को भी ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो दोनों ही गुंडे खिड़की से अंदर की तरफ देख रहे थे। सिद्धि ने अपने आंसुओं को पोंछा और कीर्ति के गले पर चाकू रखकर चाकू को जोर से फिरा दिया। देखते ही देखते सिद्धि ने कीर्ति की जान ले ली थी। सिद्धि के हाथों पर, कपड़ों पर और चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे और कीर्ति के बेड पर भी खून ही खून बिखर गया था। उन दोनों ही गुंडों को आईने में यही नजर आया कि सिद्धि ने चाकू से कीर्ति का गला रेत दिया है और एक बारी में ही कीर्ति की जान चली गई। सिद्धि धीमे कदमों से रोती हुई खिड़की के पास आई और उन दोनों ही गुंडों को देखने लगी। उनमें से एक गुंडे ने अपने पास खड़े गुंडे से कहा, इसकी हालत देखकर लगता है कि काम हो गया, अगले कदम की तैयारी करो। पहला गुंडा दूसरे गुंडे की बात सुनकर वहां से चला गया। दूसरे गुंडे ने सिद्धि को इशारा किया कि वो अपने कमरे में जाकर 2 मोमबत्तियों को जलाए और इशारा करे ताकि कीरत रुद्र को वहां से आजाद कर दे। सिद्धि ने ठीक ऐसा ही किया। सिद्धि ने अपने कमरे की खिड़की पर जाकर देखा, वहां 2 मोमबत्तियों को जला दिया। वो गुंडा जिसने सिद्धि को मोमबत्ती जलाने का इशारा दिया था, वो जल्दी से सिद्धि के कमरे में आया और उससे कहने लगा, मालिक ने तुझे अपने अड्डे पर बुलाया है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। सिद्धि ने हैरान होते हुए उस गुंडे से कहा, क्या मतलब मुझसे मिलना चाहता है कीरत? उसने बोला था कि काम होते ही रुद्र को रिहा कर देगा, तो आखिर वो मुझे क्यों बुला रहा है? क्या वो अपने वादे से पीछे हट रहा है? इस पर उस गुंडे ने हंसते हुए सिद्धि से कहा, हाँ, मालिक तेरे पति को छोड़ देंगे। तेरे पति की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद चलकर यहाँ पर आ जाए, इसीलिए तुझे बुलाया है। सिद्धि समझ चुकी थी कि शायद अब कीरत अपनी कोई नई चाल चल रहा है, क्योंकि अगर कीरत का बताया काम सिद्धि ने कर दिया है तो फिर उसे रुद्र को रिहा कर देना चाहिए था। लेकिन उसने सिद्धि को वहां पर अपने पास आने के लिए बुलाया है। इसका मतलब ये है कि वो शायद सिद्धि को फंसाना चाहता है। सिद्धि के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। सिद्धि ने उस गुंडे से कहा, अभी अभी सबने खाना खाया था और सब अपने अपने कमरों में है। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ इस हालत में आते हुए देखा तो मैं क्या जवाब दूंगी सबको? उस गुंडे ने सिद्धि से कहा, उसका इंतजाम हमने पहले ही कर लिया है, तो तू कमरे से निकल और हमें बाहर मिल। इतना कहकर वो गुंडा बाहर जाकर सिद्धि का इंतजार करने लगा। सिद्धि ने कमरे से बाहर निकलते हुए एक बार खुद को आईने में देखा। सिद्धि के चेहरे पर, हाथों में और कपड़ों पर बिखरा हुआ खून सिद्धि को दिल ही दिल में खाए जा रहा था। सिद्धि मन में सोच रही थी कि अब उसे किसी भी तरीके से रुद्र की जान बचानी है, क्योंकि वो जानती थी कि कीरत के चंगुल से रुद्र को निकाल पाना अब लगभग नामुमकिन था। इसमें उतना ही खतरा था जितना मगरमच्छ से भरी नदी को पार करके वापस दूसरे किनारे पर पहुंचना। सिद्धि ने अपनी आंखों को बंद किया और गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, शायद आज मेरे और रुद्र के रिश्ते का आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाएगा। कीरत इतनी आसानी से रुद्र को नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं स्वीकृति हूँ और अब मेरा नाम रुद्र से जुड़ चुका है। मेरी पहचान अब रुद्र की सिद्धि हो या फिर स्वीकृति, रुद्र को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अगर आज किसी को मरना पड़ा तो वो या तो मैं होंगी या तो कीरत होगा, लेकिन किसी भी हाल में मौत के इस खेल में मैं रुद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंच। कीरत ने जब सिद्धि के चेहरे को हाथ लगाया तब सिद्धि गुस्से से भड़क उठी और उसने कीरत के हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए झटक दिया। सिद्धि कीरत से गुस्से में कहने लगी, अपने नापाक हाथों को मुझसे दूर रखना कीरत, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया ये बताओ? हमारी बात तय हुई थी ना कि तुम कीर्ति के खत्म होते ही रुद्र को छोड़ दोगे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस पर कीरत ने जोर से हंसते हुए सिद्धि से कहा, कयामत। इस गुस्से में बिल्कुल कयामत लगती हो। क्या बताऊं, अचानक ही मेरे दिल में तुमको लेकर न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। सोच रहा हूँ कि जो लड़की कीर्ति को इतनी आसानी से रास्ते से हटा सकती है, वो हर कांटे को कितनी खूबसूरती से मेरे रास्ते से निकाल कर बाहर फेंक देगी। तो फिर मैं आखिर अपने हाथ क्यों गंदे करूं? मेरा ये काम तो तुम ही कर दोगी ना। कीरत की बात सुनकर सिद्धि ने मन में सोचा, आखिर मेरा शक सही निकला। ये मामला सिर्फ कीर्ति के खून तक ही नहीं रुकने वाला था और इतनी आसानी से ये रुद्र को नहीं छोड़ेगा। सिद्धि ने कीरत से गुस्से में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी जो बात हुई थी उस पर टिके रहो और मर्द बनकर अपनी बातों को पूरा करो। तुमने कहा था कि कीर्ति के खत्म होते ही तुम रुद्र को छोड़ दोगे, तो फिर क्यों अब अपनी बात से पीछे हट रहे हो? रुद्र को छोड़ने की बजाय तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम अब एक और गंदी चाल चलोगे तो मैं बाबा और दादा सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। और ये मत भूलो कि मधु ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिया था। तो बात सीधी सी है, तुम मुजरिम थे और तुम मुजरिम ही रहोगे। कीरत सिद्धि के करीब आया और सिद्धि के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे कहने लगा, इस गुस्से का क्या कीजिएगा हुजूर, जब मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ नहीं जाओगी। इतनी हिम्मत है ही नहीं तुम में। मुझे पता है कि जब तक रुद्र मेरे पास है तुम हर एक काम मेरे हिसाब से करोगी, वरना रुद्र को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस पर सिद्धि ने कीरत को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और उसे कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है रुद्र के बिना मेरी जान जा रही है? रुद्र के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। उसके प्यार में एकदम पागल हो रखी हूं मैं। बेवकूफ हो तुम। रुद्र से न मेरा कोई लेना देना था और ना अब है। ये बात अलग है कि मैं राघव से प्यार करती थी, लेकिन जब उससे मेरी शादी नहीं हुई तो किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं बचा। रुद्र से शादी इसीलिए मैंने की थी ताकि खाली हाथ होने से अच्छा था कि हाथों में पैसा लेकर जाती मैं। अब बात रही उसके साथ प्यार से रहने की, तो बिल्कुल, जब तक मेरे हाथों में पैसा नहीं आ जाता मुझे उसके साथ प्यार से रहना ही था। और कीर्ति को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। लेकिन अब अगर तुम्हें लग रहा है कि रुद्र को बहाना बनाकर तुम मुझसे कोई भी काम करवा लोगे तो माफ करना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कीरत सिद्धि पर जोर से चिल्लाते हुए बोला, बेवकूफ होऊंगा मैं जो तेरी इन चालू भरी बातों में आ जाऊं तो। लेकिन मैं तेरी इन बातों में नहीं फंसने वाला। मुझे पता है कि तू रुद्र से कितनी मोहब्बत करती है।
उसके लिए तू कुछ भी करेगी, इसलिए मुझे अपनी बातों में मत उलझा। तेरा अगला शिकार अंकुर है, उसे खत्म कर और फिर मामला साफ। फिर तू तेरे रुद्र को लेकर जा सकती है। इस पर सिद्धि ने मना करते हुए कीरत से कहा, मैं किसी की जान नहीं लूंगी। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम रुद्र को मारना चाहते हो या उसे बचाना चाहते हो। तुम्हारा भाई है, तुम देख लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सिद्धि किसी भी तरीके से कीरत को यह यकीन दिलाना चाहती थी कि उसका रुद्र से कोई लेना देना नहीं है। वो बस जायदाद के लालच में ही रुद्र के साथ रह रही थी, ताकि इस बात का यकीन करके कीरत रुद्र को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। सिद्धि की बात सुनकर कीरत हैरानी से सिद्धि को देख रहा था। कीरत पीछे की तरफ बढ़ता हुआ कुर्सी पर जाकर बैठ गया और सिद्धि से कहने लगा, अगर मैंने तेरी बात को नहीं माना तो तू क्या करेगी? अपने गुस्से भरी आंखों से मुझे जला देगी या अपनी ये झूठी बातों से रुद्र को बचा लेगी? इस पर सिद्धि ने कीरत को जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है रुद्र से। कीरत मुस्कुराते हुए सिद्धि की होशियारी को देख रहा था और वो सिद्धि की बात को पूरी तरह से समझ रहा था कि सिद्धि झूठ बोलकर रुद्र की जान बचाना चाहती थी। इस तरह से सिद्धि को चालाकियां दिखाते हुए देखकर कीरत को बहुत मजा आ रहा था। कीरत ने रुद्र की तरफ देखते हुए अपने आदमियों को इशारा किया। सिद्धि दिल ही दिल डर रही थी कि अगर कीरत उसकी बातों को नहीं मानेगा और रुद्र को नुकसान पहुंच जाएगा तब वो क्या करेगी, और फिर वही हुआ जिसका सिद्धि को डर था। कीरत ने अपने आदमियों को इशारा करके रुद्र के पास भेजा। रुद्र ठीक वैसे ही बेहोशी की हालत में था। उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और रुद्र के पैर जमीन पर ठीक तरह से टिके हुए भी नहीं थे। रुद्र के पूरे शरीर पर खून और घाव ही नजर आ रहे थे। उसके साथ कीरत इतने दिनों से क्या बर्ताव कर रहा था, रुद्र अगर कुछ देर या कुछ दिन और इस तरह से रहता तो शायद उसकी जान सच में चली जाती। सिद्धि से ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत करके चुपचाप से खड़ी हुई थी। कीरत ने इशारा करके अपने आदमी को रुद्र के पास भिजवाया। उस आदमी ने एक कटीले तारों से बना हुआ हंटर उठाया और जोर से रुद्र के शरीर पर मारते हुए कीरत की तरफ देखने लगा। सिद्धि रुद्र को इतनी तकलीफ में देखकर पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। सिद्धि ने जोर से चिल्लाते हुए रुद्र का नाम लिया और रुद्र पर हाथ उठाने वाले आदमी से कहने लगी, खबरदार जो तुमने रुद्र को हाथ लगाए तो। सिद्धि ने रोते हुए कीरत से कहा, रुद्र पर रहम करो, अब उसकी जान चली जाएगी। मैं जो भी कुछ कह रही हूँ वो सही है। कीरत सिद्धि की बातों में नहीं फंसा और उसने एक बार फिर से अपने आदमी को इशारा किया और उसके आदमी ने रुद्र को कांटों वाले हंटर से मारा। सिद्धि से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उसने देखा कि रुद्र पर वो आदमी बार बार वार कर रहा है, तब उसने कीरत के आदमी पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, मत मारो रुद्र को, बस करो, जानवरों से भी बदतर हो तुम लोग, भगवान के लिए मेरे रुद्र को छोड़ दो। इस पर कीरत जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा और हंसते हुए सिद्धि के पास आया और उससे कहने लगा, तुम तो रुद्र से प्यार ही नहीं करती थी, तुम्हें तो जायदाद चाहिए थी ना, फिर उसके जख्मों को देखकर इतना क्यों तिल मिला रही हो, जबकि रुद्र खुद नहीं जानता कि मैं उसके साथ क्या सलूक करवा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना रुद्र को देखकर। सिद्धि की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने कीरत से गुस्से में कहा, क्या चाहिए तुम्हें आखिर? जैसा तुमने कहा, जो तुमने कहा मैंने सब किया, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर कीरत ने जवाब देते हुए सिद्धि से कहा, जब हमने रुद्र को उठाया था ना तुम्हारे पास से, उस नदी के किनारे से, तो सुबह जब तुम्हारी आंख खुली थी तो मैंने देखा था तुम्हें वहां पर रुद्र के लिए तड़पते हुए। तो मुझे मत बताओ कि तुम रुद्र से कितना प्यार करती हो या कितनी नफरत करती हो। और मुझे पता है तुम जायदाद के पीछे नहीं हो, फिर भी तुम्हारी बकवास को सुन रहा था, क्योंकि जानना चाहता था कि तुम्हारी मोहब्बत की हद आखिर क्या है। तुम्हारी चालाकी किसी लोमड़ी से भी 2 कदम आगे है, इसलिए मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। जो कह रहा हूँ चुपचाप करो, उस अंकुर का काम तमाम करो, वरना तुम्हारे रुद्र का काम तो मैं तमाम करूंगा। सिद्धि ने कीरत से हाथ जोड़ते हुए कहा, रुद्र को कुछ मत करना। तुमने कीर्ति की जान लेने के लिए कहा, तुम जानते थे कि ये मेरे लिए नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैंने वो काम किया। लेकिन अब मुझसे दादा की जान नहीं ली जाएगी और मैं किसी भी हालत में ये काम नहीं करूंगी, फिर चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। इस पर कीरत सिद्धि के पास आया और सिद्धि से कहने लगा, इतनी खूबसूरत लड़की की जान मैं कैसे ले सकता हूँ भला? बल्कि तुम्हारी ये खूबसूरती ही तो सबकी जान लेती है, और तुम्हारे खूबसूरत हाथों से अंकुर दादा की जान जाएगी तो मुझे यकीन है कि उन्हें जन्नत नसीब होगी। चुपचाप मेरा काम करो सिद्धि, वरना तुम्हारी मोहब्बत को तो मैं अपने हाथों से जहन्नुम के दर्शन करवाऊंगा। और मजे की बात पता है क्या है? कि रुद्र, जिससे सबके सब डरते हैं, रूह कांपती है लोगों की इसके नाम से। खुद मैं डर जाता था इसे देखकर, लेकिन आज कैसे बेहोश और खामोश है। उसने जितनी दफा भी मुझे डराया है, मुझे धमकाया है, आज उसको उतने ही घाव देकर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब तुम अपने अगले शिकार पर कब जाओगी ये बताओ मुझे। सिद्धि ने गुस्सा करते हुए कीरत से कहा, नहीं करूंगी, नहीं जाऊंगी अंकुर दादा के पास, नहीं लूंगी उनकी जान। क्या कर लोगे? अगर अब रुद्र की जान या फिर मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन एक और निर्दोष की जान नहीं जाने दूंगी मैं। इस पर कीरत ने हंसते हुए सिद्धि से कहा, तो तुम कह रही हो कि तुम अंकुर दादा के पास नहीं जाओगी? इस पर सिद्धि ने मना करते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, नहीं जाऊंगी अंकुर दादा के पास और ना ही उनकी जान लूंगी मैं। कीरत ने अपने आदमियों को इशारा किया और फिर सिद्धि से कहने लगा, चलो तुम्हारा थोड़ा काम आसान कर देता हूँ। तुम अंकुर दादा के पास नहीं जाओगी तो क्यों ना मैं अंकुर दादा को यहीं बुला लूं तुम्हारे पास। इस पर सिद्धि हैरानी से कीरत को देख रही थी। कीरत ने सिद्धि को इशारा किया कि वो अपने पीछे देखे। सिद्धि ने पलटकर देखा तो पाया कि कीरत के आदमी अंकुर को अपने कांधे पर लाद कर ला रहे थे। अंकुर बेहोश था और कीरत के आदमी ने अंकुर को लाकर सिद्धि के सामने जमीन पर लिटा दिया। सिद्धि भागकर अंकुर के पास गई और अंकुर के गालों को थपथपाते हुए अंकुर से कहने लगी, दादा दादा आप ठीक तो है ना दादा? दादा होश में आइए। कीरत सिद्धि के कानों के पास आकर धीरे से कहने लगा, होश तो इन्हें तब आएगा जब ये होश में आने लायक होंगे। अब इतना स्वादिष्ट खाना मेरे आदमियों ने बनाया था कि उसे खाकर ना जाने कितनी देर के लिए आराम से ये सो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से जो कीर्ति का काम तमाम करके आई हो वो ऐसे ही हो गया?
मेरे आदमियों ने घर के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, बस उसी का कमाल है ये। सिद्धि ने कीरत को जोर से धक्का देते हुए उस पर चिल्लाकर उसे कहने लगी, कितने बुज़दिल इंसान हो तुम, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने से डटकर अपनी दुश्मनी निभा पाओ? पीठ पीछे वार करने की आदत है ना तुम्हारी? धिक्कार है तुम पर। तुमने रुद्र के साथ भी वही किया और दादा के साथ भी वही किया। इस पर कीरत ने हंसते हुए सिद्धि से कहा, कितनी भोली हो तुम। मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया कि तुम्हारे काम को आसान करने के लिए तुम्हारी मदद की और नौकरों को जो कीर्ति के कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे और घर के लोगों को तुम्हारे लिए आराम की नींद सुला दिया ताकि तुम्हारे काम में कोई भी रुकावट ना पैदा हो। तुम्हारे नाजुक कंधों पर इतने बोझ थे, मैंने तुम्हारे लिए सारा काम मुमकिन कर दिया, लेकिन नहीं, तुम मेरा एहसान मानने की बजाय मुझ पर चिल्ला रही हो। इसीलिए तो तुम्हारा ये जंगलीपन मुझे बहुत पसंद आता है। सिद्धि आंखों में नफरत लिए कीरत को देखे जा रही थी। कीरत के आदमियों ने एक बार फिर से रुद्र पर जोर से उस कांटे वाले हंटर को मारते हुए कीरत की तरफ देखा। कीरत ने इशारा करके उस आदमी को रोका और फिर सिद्धि से कहने लगा, जितनी आवाज होगी ना तुम्हारी, उतनी ही बार रुद्र का खून जमीन पर गिरेगा। खैर, तुम बताओ, अब अंकुर को मारोगे या नहीं? सिद्धि ने कीरत से कहा, तुम ये अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम कीर्ति को खुद भी मार सकते थे। तुम ये भी जानते हो कि तुम अगर बेहोश करके अंकुर दादा को यहाँ पर ला सकते हो तो उन्हें खुद भी मार सकते हो। फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो? सिद्धि के सवाल को सुनकर कीरत ने जवाब देते हुए सिद्धि को कहा, मैं तेरी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं अपने हाथ इन लोगों के खून से क्यों रंगूं? जब मेरे पास प्यादे हैं काम करने के लिए तो क्यों गंदे करूं? तूने सही कहा कि मैं इन सबसे अपनी दुश्मनी खुद ही निकाल सकता था, लेकिन नहीं, जो मजा अपने दुश्मन को तड़पा कर अपने काम निकलवाने में है ना, वो और कहीं नहीं है। कीरत सिद्धि से बात करते हुए चलकर रुद्र के पास पहुंचा और अपने आदमी को इशारा करके उसने प्लेट में कुछ मंगवाया। सिद्धि ने ध्यान से देखा कि कीरत आखिर कर क्या रहा था। उसने देखा कि कीरत के आदमी प्लेट में कुछ लेकर आए। सिद्धि जब तक कुछ समझ पाती तब तक कीरत ने उस प्लेट में आई हुई चीज को अपनी मुट्ठी में भरा और रुद्र के जख्मों पर जोरों से मलने लगा। सिद्धि को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कीरत ने अपने आदमियों से उस प्लेट में नमक को मंगाया था और कीरत रुद्र के जख्मों पर, जो कि उसके पूरे शरीर पर थे, उन पर अपने हाथों से नमक को रगड़ रहा था। रुद्र अभी भी नशे और बेहोशी की हालत में था, लेकिन नमक लगने से रुद्र बुरी तरह से चिल्ला उठा। रुद्र दर्द से कराह रहा था। इतने दिनों में पहली बार रुद्र को हल्का सा होश आने लगा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई या समझ नहीं आ रहा था। कीरत ने जितने भी दिनों से रुद्र को अगवा करके रखा था, उनमें एक भी बार रुद्र को होश में नहीं आने दिया था। लगातार नींद की दवा देकर रुद्र को बेहोश रख रहा था, क्योंकि कीरत खुद भी रुद्र के होश में आने से डरता था। वो रुद्र को नींद में ही रख रहा था। नमक लगने की वजह से जब रुद्र को हद से ज्यादा दर्द हुआ तब रुद्र होश में आने लगा था। रुद्र दर्द से बुरी तरह से कराह रहा था और कराते हुए रुद्र चीखने लगा, लेकिन कीरत उसके जख्मों पर नमक लगाते ही जा रहा था। रुद्र की आंखें जब खुली तब उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। वो जगह उसके लिए अनजान थी। उसके शरीर में हद से ज्यादा दर्द था, क्योंकि वो लगातार 6 दिनों से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके हाथ पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे और पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था। रुद्र की हालत हद से भी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। रुद्र दर्द से कराते हुए देखने की और आंखें खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ना तो उसे कुछ ठीक से दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। रुद्र की हालत सिद्धि से देखी नहीं जा रही थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए और रोते हुए कीरत से कहा, जानवर, जानवर, मेरा रुद्र नहीं बल्कि असली जानवर तो तुम हो, जिसके दिल में जरा सी रहम नहीं है। अपने भाई के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। अरे डूब के मर क्यों नहीं जाते तुम? ना जाने कैसी परवरिश की गई है तुम्हारी। बुज़दिल इंसान, भगवान की शुक्रगुजार हूं मैं कि रुद्र तुम जैसा नहीं है। बंद करो ये, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, बंद कर दो तुम ये सब। तुम चाहते हो ना कि मैं अंकुर दादा की जान ले लूं? मैं उनकी जान लूंगी, लेकिन तुम रुद्र को छोड़ दो। अगर तुम रुद्र के पास से नहीं हटे तो मैं तुम्हारा बताया कोई काम नहीं करूंगी, और मैं अगर रुद्र को नहीं बचा सकती तो मैं खुद अपनी जान यहीं पर दे दूंगी। फिर तुम करते रहना जो तुम्हें करना है, रचते रहना ये सारी साजिशें और राज करना उस महल पर, लेकिन याद रखना, लाशों के ढेर पर खुशियां नहीं मिलती। कीरत ने चिल्लाते हुए सिद्धि से कहा, ए लड़की, तेरा भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया तुझे मैंने यहाँ। तू मेरा काम कर, वरना तेरा पति और तू दोनों की वो हालत करूंगा कि मौत के लिए तरसोगे तुम दोनों। लेकिन मौत भी तुम दोनों के पास आने को डरेगी। और क्या कहा तुमने कि मैं जानवर हूँ, बुज़दिल हूँ मैं? हाँ, मैंने ही मधु की जान अपने हाथों से ली। वो लड़की मेरे रास्ते में आने लग गई थी, जासूस बनने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे खाने में जहर मिलाते हुए देख लिया था, जो मैंने कीर्ति के कमरे के बाहर नौकरों को मारने के लिए खाने में डाला था। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैंने ही अंकुर पर हमला करवाया था। हर बार मैंने जितनी भी कोशिश की अपने रास्ते से कांटों को हटाने के लिए, उतनी ही बार मैं नाकाम हुआ। तेरा रुद्र हर बार सामने आ गया और सब बिगाड़ कर रख दिया उसने, लेकिन इस बार सही बकरा मेरे हाथ लगा है, ये रुद्र, और उसके पीछे पागल तुम। अब काम करोगे तुम लोग और राज करूंगा मैं। कीरत रुद्र के पास से हटकर सिद्धि के पास चला गया और अपने आदमी से चाकू मांगते हुए कीरत ने सिद्धि के हाथों में चाकू रख दिया और सिद्धि से कहने लगा, बहुत रिश्तों की रखवाली करने वाली बनती है ना। घर में सबको यही लगता था ना कि तू ही रिश्तों की असली कदर जानती है, तू ही लोगों को सहारा देती है, उन्हें बचाती है, समझती है, लोगों के बीच में प्यार बढ़ाती है। अब तेरे ही हाथों से इन सब की मौत का फरमान लिखूंगा। चल, जिस तरह से कीर्ति को तूने मारा था ना, उसी तरीके से अब अंकुर की भी जान ले। सिद्धि कांपते हाथों से कीरत के दिए हुए चाकू को लेकर अंकुर के पास पहुंची। अंकुर जमीन पर बेहोश पड़ा था। सिद्धि आंसू पोंछते हुए जमीन पर बैठ गई और अंकुर से कहने लगी, माफ करना दादा, माफ करना मुझे, इन सारे गुनाहों के लिए माफ करना।
आप जानते हैं ना कि ये सारी चीजें मैंने किस लिए की, ताकि ये कीरत अपने गुनाह को अपने मुंह से कबूल करे और आपके सामने हर एक वो बात अपने मुंह से मान ले जो इसने किया। सिद्धि के मुंह से ये सारी बातें सुनकर कीरत चौंक गया। कीरत ने हैरान होते हुए सिद्धि की तरफ देखा। सिद्धि जमीन पर अंकुर के पास ही बैठी हुई थी। सिद्धि ने हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए कहने लगी, बहुत मजबूर हो गई थी मैं। ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़े मुझे इस इंसान से इसके गुनाह को कबूल करवाने के लिए, ना जाने कितनी कोशिश की। इसने मेरे रुद्र पर हमला किया और मुझे खुद को मजबूत बनाते हुए इस इंसान के सामने फिर भी डट कर खड़ा होना पड़ा। देखा दादा आपने, मैं सच कहती थी ना। सिद्धि की बातें सुनकर कीरत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कीरत सिद्धि के करीब आकर सिद्धि की तरफ देखने लगा कि आखिर वो ये सब क्यों और किससे कह रही थी। कीरत ये देखकर बेहद हैरान हो गया कि सिद्धि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सिद्धि ने आंसू पोंछते हुए अंकुर के ऊपर हाथ रखा और अंकुर ने अपनी आंखें खोल दी। अंकुर घूरते हुए कीरत को देख रहा था। कीरत ये देखकर बहुत हैरान हो गया था और उसके पसीने छूटने लगे थे कि अभी तक अंकुर बेहोश नहीं था। वो सिद्धि और कीरत की बातों को सुन रहा था और सिद्धि एक एक करके कीरत के मुंह से उसके हर गुनाह को कबूल करवाती जा रही थी। इन सब बातों के बीच में कीरत ने यह भी कबूल किया कि उसने खुद से ही कीर्ति को मारने की कोशिश की थी। उसने ही अंकुर को भी मारना चाहा था। उसने ही सिद्धि को भी मजबूर किया था कीर्ति की जान लेने के लिए और कीरत ने ही मधु की भी जान ली थी। अंकुर उठकर बैठ गया और सिद्धि से कहने लगा, फिक्र मत करो सिद्धि, हम अपनी चाल में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं, माफ करना। मैं हमेशा से जानता था कि इसके मन में हम सबके खिलाफ जहर पल रहा था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये जहर इसे सपोला बना देगा और एक दिन ये इंसान हम सबको अजगर बनकर ही निकल जाएगा। अंकुर को कीरत ने होश में आया हुआ देखा, तब डर के कारण कीरत ने अपने सभी आदमियों को वहां बुला लिया और जिस गुंडे को उसने खाने में नींद की दवा मिलाने को कहा था उसके पास जाते हुए उससे कहने लगा, क्यों बे, तूने अपना काम ठीक से नहीं किया? शायद तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रह गया था, ये होश में कैसे आया? इस पर उस गुंडे ने इस बात का जवाब देते हुए कांपते हाथों से हाथ जोड़कर कीरत से कहा, नहीं नहीं मालिक, कसम से हमने ये काम कर दिया था। हमने खाने में नींद की दवा मिलाई थी, नौकर तक बेहोश हो गए थे, हमने देखा था और वही खाना इन लोगों ने भी खाया था, बस इस लड़की को छोड़कर। फिर आखिर ऐसा कैसे हो गया, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कीरत गुस्से में बस अंकुर की तरफ गया ही था कि वहां पर कीरत के आदमियों को घेरते हुए बहुत सारे आदमी आ गए। कीरत सारे आदमियों को देखकर डर गया था क्योंकि उसे ज्यादा देर नहीं लगी उन आदमियों को पहचानने में। दरअसल कीरत के आदमियों को और कीरत को जिन लोगों ने घेर लिया था वो बड़े ठाकुर के आदमी थे और बड़े ठाकुर के आदमियों को वहां देखकर कीरत समझ गया था कि बड़े ठाकुर भी वहीं पर थे। कीरत डर के कारण अपने कदमों को पीछे बढ़ाने लगा था। सिद्धि और अंकुर दोनों ही साथ खड़े थे कि तभी वहां पर बड़े ठाकुर आए। बड़े ठाकुर ने कीरत से चिल्लाते हुए कहा, पैदा होते ही मैंने अगर तेरी गर्दन मरोड़ दी होती तो शायद मुझे एक बच्चे की जान लेने पर भगवान माफ कर देता, क्योंकि उस भगवान को भी पता होगा कि किस जहरीले इंसान को उन्होंने मेरा बेटा बनाकर पैदा किया था। अपने ही भाइयों को, अपने ही घर वालों को डस रहा है। आज तक तुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तू जान लेने के खेल में भी आगे बढ़ने लगा। तू कीर्ति की जान लेगा, तू अपने भाई का ये हश्र करेगा। बोल, तुझ में है इतनी औकात कि अपने बाप के सामने खड़ा हो सके? कीरत की चाल के हिसाब से बड़े ठाकुर और अंकुर को बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कीरत के सामने सिद्धि का बचाव करते हुए अब बड़े ठाकुर और अंकुर खड़े हुए थे। बड़े ठाकुर के आदमियों ने कीरत और उसके आदमियों को पूरी तरह से घेर रखा था। कीरत किसी भी तरीके से वहां से निकलकर रुद्र तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो रुद्र को निशाना बनाकर खुद को बचाना चाहता था। लेकिन कीरत ने जैसे ही कदम बढ़ाया वैसे ही बड़े ठाकुर ने जोर से चिल्लाते हुए कीरत से कहा, अपने पैरों को उसी जगह रोक ले लड़के जहां पर तू इस समय है। जो तूने एक कदम और बढ़ाया यहाँ से तो तेरे आदमियों की लाश के सबसे ऊपर तेरी लाश पड़ी होगी और आज यहाँ रिश्ते बीच में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ तेरे गुनाह की बिना पर तुझे सजा दी जाएगी। अंकुर ने जल्दी से भागकर रुद्र की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जाकर रुद्र को सहारा देते हुए रुद्र के हाथों को छुड़ाने लगा। अंकुर ने देखा कि रुद्र के सारे ही शरीर पर बुरी तरह से गहरे घाव थे और सब पर ही नमक लगा हुआ था। रुद्र बेहोशी की हालत में भी दर्द से कराह रहा था। अंकुर ने उसके हाथों की जंजीर को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रुद्र के हाथों की जंजीर बिल्कुल भी खुल नहीं रही थी। इस पर अंकुर ने अपने आदमियों को अपने पास बुलाया और उन जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। रुद्र की जंजीर तोड़ने की कोशिश में बड़े ठाकुर का ध्यान जैसे ही कीरत से हटा, कीरत ने मौका पाकर सिद्धि के गले पर चाकू रख दिया और उसको बंदी बनाते हुए बड़े ठाकुर से कहने लगा, बाबा मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस समय किसी की भी जान ले सकता हूँ। बाबा अपने आदमियों से कहिए कि हथियार फेंक दे और मुझे और मेरे आदमियों को यहाँ से जाने दे। बड़े ठाकुर जानते थे कि कीरत खुद को बचाने के लिए सिद्धि की जान भी ले सकता था। बड़े ठाकुर ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा, सभी अपने हथियार जमीन पर फेंक दो। इस पर सिद्धि ने बड़े ठाकुर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं बाबा, ये मौका बड़ी मुश्किल से आया है, जब कीरत की सारी सच्चाई सबके सामने आई है और आज कीरत हमारे हाथ लग चुका है। बाबा, ये मौका दोबारा हमारे हाथ में नहीं आएगा। रुद्र ने अपनी जान की बाजी लगा दी। कितने दिनों तक रुद्र को इसने तड़पाया है। इसने कीर्ति को मारने के लिए मुझे मजबूर किया। इस मौके को आप अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा बाबा। मेरी फिक्र मत करिए बाबा। ये इंसान मुझे मार भी दे तो भी पूरे परिवार की जान से ज्यादा बढ़कर मेरी जान नहीं है। इसे यहाँ से मत जाने दीजिए। कीरत ने बड़े ठाकुर को डराने के लिए हमला करते हुए सिद्धि के हाथ पर चाकू से गहरा घाव कर दिया। चाकू के घाव से उसके हाथ से खून गिरने लगा और सिद्धि जोर से चीख उठी। बड़े ठाकुर ने अपने आदमियों से एक बार फिर कहा, सुना नहीं तुम सबने? हथियार फेंक दो और पीछे हटो। बड़े ठाकुर के हुक्म पर उनके आदमियों ने वैसा ही किया जैसे उन्होंने कहा था। कीरत ने चिल्लाते हुए अंकुर से कहा, दादा रुद्र को वहीं छोड़ दीजिए और आप भी वही करिए जैसा मैं आपसे करने को कह रहा हूँ। अंकुर ने रुद्र के हाथों की जंजीर को छुड़ा लिया था, लेकिन रुद्र की हालत अभी भी आधी बेहोशी जैसी ही थी। न तो रुद्र को पूरी तरह से होश आया था और न ही वो अब पूरी ही तरह से बेहोश था। कीरत
कीरत की धमकी और उसके सिद्धि पर वार करने पर सभी डर कर पीछे हट गए। बड़े ठाकुर और अंकुर डर गए। बड़े ठाकुर ने अपने आदमियों को पीछे करते हुए सभी के हथियार नीचे फेंकवा दिए। कीरत ने अंकुर से भी कहा कि वो रुद्र को छोड़कर वापस आ जाए और बड़े ठाकुर के पास आकर खड़ा हो जाए। अंकुर ने ऐसा ही किया। उसने रुद्र को नीचे जमीन पर लिटा दिया। रुद्र अभी भी कराह रहा था और उसे पूरी तरह से होश नहीं था। अंकुर धीरे कदमों से बड़े ठाकुर के पास आकर खड़ा हो गया। बड़े ठाकुर और कीरत दोनों आमने सामने खड़े थे। बड़े ठाकुर को देखकर कीरत के हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और वो मन ही मन बेहद डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके खुद की जान बचाते हुए सिद्धि के गले पर चाकू रखकर खड़ा हुआ था। कीरत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका ये दाव उल्टा कैसे पड़ गया, जबकि महल के सभी लोग बेहोश हो चुके थे रात का खाना खाकर। फिर बड़े ठाकुर और अंकुर किस तरह से होश में थे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल हुआ यह था कि जब रुद्र को कीरत ने अगवा करवाया था और सिद्धि को अपने गुंडों के साथ में महल भिजवाया था, तब सिद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या करना है। सिद्धि के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था सिवाय कीरत की बात को मानने के। वो जानती थी कि एक बार कीर्ति की जान अगर सिद्धि ने ले ली तो उसका सारा इल्जाम कीरत सिद्धि के सिर पर ही डाल देगा और इसी का फायदा उठाते हुए वो रुद्र की भी जान ले लेगा। सिद्धि का एक गलत कदम सिद्धि और ठाकुर परिवार के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आएगा। जब उन दोनों गुंडों ने सिद्धि से कहा कि वो सिद्धि पर नजर रखेंगे, महल में रहेंगे ताकि सिद्धि कीर्ति के काम को अंजाम दे सके, सिद्धि की हिम्मत पूरी तरह टूट गई थी। लेकिन उसे अगले ही पल एक नया मौका मिल गया था रुद्र और कीर्ति की जान बचाने का। छोटे महल में पहुंचने पर जब उन दोनों गुंडों को छोटे महल के दरवाजे पर तैनात बड़े ठाकुर के आदमियों ने रोका और उन्हें अंदर आने से मना किया गया, तब सिद्धि के पास मौका था। सिद्धि ने किसी भी तरीके से इस मुसीबत का रास्ता निकालने का सोचा और मौका पाते ही अंकुर से बात करने का सोचा। दोनों गुंडों को महल के बाहर रोककर सिद्धि महल के अंदर गई और जाते ही सबसे पहले उसने अंकुर को सारी सच्चाई बता दी कि किस तरह से कीरत ने रुद्र को अगवा किया और सिद्धि को धमकी दी है। सिद्धि ने अंकुर को यह भी बताया कि कीरत ने सिद्धि को कीर्ति की जान लेने के लिए मजबूर किया और अब कीरत ने 2 गुंडे भेजे हैं सिद्धि पर नजर रखने के लिए। अंकुर ने तुरंत ही सिद्धि से कहा, उन गुंडों को महल के अंदर आने दो। कीरत को इस बारे में शक नहीं होना चाहिए कि हमें उसकी चाल के बारे में पता चल गया है। अभी सारी बातों को कीरत के हिसाब से होने दो। इस पर सिद्धि ने अंकुर से कहा, दादा ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बाहर ही वो दोनों गुंडे खड़े हैं। हमारा एक गलत कदम 2 लोगों की जान ले लेगा और मैं कीर्ति की जान नहीं ले सकती। लेकिन अगर रुद्र की जान खतरे में पड़ेगी तो मुझे शायद कीरत की बात माननी होगी और कीर्ति की जान लेनी होगी। अगर उन्हें अंदर नहीं लाया गया तो कुछ भी हो सकता है दादा, लेकिन घर के अंदर लेकर आए उन गुंडों से तो घर वालों को खतरा होगा। अगर मैंने कीर्ति की जान नहीं ली तो कीरत रुद्र से अपनी सारी दुश्मनी निकालेगा और उसे जान से मार देगा। कुछ सोचिए दादा, हमारे पास वक्त नहीं है। बाहर ही वो दोनों गुंडे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अंकुर ने थोड़ी देर सोचने के बाद सिद्धि से कहा, कीर्ति की जान लेना चाहता है ना कीरत? ठीक है, अब हम कीर्ति की मौत का नाटक करके कीरत को उसी की चाल में फंसाएंगे। उन दोनों नौकरों को महल के अंदर आने की इजाजत देना, लेकिन 2 दिन तक किसी भी तरह से इन नौकरों को महल के बाहरी हिस्से तक रखना। इन्हें महल के अंदर मत आने देना जब तक कीर्ति को हम सही और सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचा देते। सिद्धि ने जल्दी से जाकर कीरत के गुंडों से कहा कि वो सिर्फ महल के बाहरी हिस्सों में ही काम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। 2 दिन तक उन गुंडों ने बाहर ही काम किया और बाहर से ही सिद्धि पर नजर रखी। इधर महल के अंदर अंकुर और सिद्धि ने मिलकर बड़े ठाकुर को हर एक बात बता दी, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ अंकुर और सिद्धि के हाथों से संभलने वाला नहीं था। ये बेहद गंभीर और बड़ा मसला था, इसलिए बड़े ठाकुर को बताना जरूरी था। अंकुर और सिद्धि ने बड़े ठाकुर से कीरत की इस हकीकत के बारे में बताया। तब बड़े ठाकुर ने अंकुर से कहा, ठीक है, मसला हद से ज्यादा गंभीर है और अगर कीरत चाहता है कि वो कीर्ति की जान ले तो सिद्धि वही करेगी, लेकिन सबसे पहले कीर्ति को किसी भी तरीके से नजर बचाकर इस महल से हमें कहीं और भेजना होगा। सिद्धि ने बड़े ठाकुर की बात को बीच में रोकते हुए कहा, बाबा वो दोनों महल के बाहरी हिस्सों में काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी नजर हर आने और जाने वाले पर रहेगी, तो नहीं पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई बाहर गया है। और अगर उन्हें ये पता चलता है कि कीर्ति को बाहर कहीं ले जाया गया है तो गजब हो जाएगा बाबा। और वैसे भी महल के बाहरी हिस्से में ये 2 गुंडे हैं, लेकिन अपने छोटे और बड़े दोनों ही महलों के बाहर कीरत के आदमी तैनात हैं। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है बाबा। हमारे पास में बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस समय कीर्ति को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। अंकुर ने बड़े ठाकुर से कहा, क्यों ना हम कीर्ति को नियामिका बहू या फिर किसी ऐसे कमरे में रखें जो अभी काम में नहीं आ रहा है। मधु का कमरा भी इस समय खाली ही है, लेकिन वहां पर नौकरों का आना जाना रहता है। नियामिका बहू का कमरा सही रहेगा शायद, क्योंकि उसके कमरे में राघव कीर्ति की देखभाल कर सकता है। राघवेंद्र और निहारिका को बुलाने के लिए बड़े ठाकुर ने किसी को भेजा और जब नियामिका राघवेंद्र बड़े ठाकुर के कमरे में पहुंचे तो उन्हें भी सिद्धि ने पूरी बात बताई। बड़े ठाकुर ने नियामिका से कहा, बहू तुम इस बात का जिक्र कीरत की मां से मत करना, क्योंकि हो सकता है कि कीरत की मां अपने बेटे के मोह में आकर उसको ये सारी बातें कहीं से पहुंचा दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि कीरत दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की बात सुनता है और वो है उसकी मां। इसीलिए मुमकिन है कि वो अपनी मां के संपर्क में हो। हम कीर्ति को तुम्हारे कमरे में रखेंगे और ये काम रात के अंधेरे में एकदम चुपचाप किया जाएगा। किसी को कानो कान खबर ना हो कि कीर्ति इस समय कहाँ है, यहाँ तक कि घर के नौकरों को भी इस बारे में पता न चले। नियामिका बहू के कमरे में आज के बाद कोई नहीं जाएगा और कीर्ति अब राघवेंद्र की जिम्मेदारी है। इसके बाद जो भी कदम उठाए जाएंगे या जो भी काम होगा उसमें राघवेंद्र को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि राघवेंद्र का सिर्फ एक ही काम होगा, कीर्ति और नियामिका का ध्यान रखना। क्योंकि मुमकिन है कि कीर्ति पर हमला करने वाले को अगर ये पता चल जाए तो वो नियामिका पर भी हमला करे। इसीलिए राघवेंद्र को आज से हमारी बातों में शामिल नहीं किया जाएगा। नियामिका और राघवेंद्र दोनों ही बड़े ठाकुर की कही हुई इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे। इसीलिए राघवेंद्र ने बड़े ठाकुर से कहा, बाबा आप चिंता मत करिए, कीर्ति की जान की हिफाजत मैं अपनी जान देकर भी करूंगा और आज रात में ये काम हो जाएगा। कीर्ति के कमरे के बाहर वो नौकर वैसे ही तैनात रहेंगे जैसे आम दिनों में रहते हैं, इसीलिए किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं होगा कि क्या हो रहा है। और बात रही कीर्ति और नियामिका की देखभाल की, तो फिक्र मत करिए, आज के बाद हमारे कमरे में कोई भी कदम नहीं रखेगा।
रातों रात कीर्ति को राघवेंद्र अपने कमरे में ले आया और कीर्ति के कमरे को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया। राघवेंद्र ने नियामिका की मदद से अपने कमरे में अलग से पर्दे डलवाकर कीर्ति के बेड को डलवाया, ताकि आते जाते अगर कोई कमरे में झांक भी ले तो भी उसे कीर्ति दिखाई न दे। यह काम बेहद शांति से किया गया। घर के नौकरों को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। सिद्धि ने बड़े ठाकुर से कहा, कीर्ति तो अब सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उसका कमरा इस तरह से खाली रहेगा तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है बाबा, हमें उसके लिए भी कुछ इंतजाम करना होगा। इस पर अंकुर ने सिद्धि और बड़े ठाकुर से कहा, बाबा मेरा एक दोस्त है जो मोम के पुतले बनाता है। आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले जब हम जश्न किया करते थे तो पूरे गांव में मूर्तियों को सजवाया करते थे। वो मूर्तियों को बनाता है जिन्हें देखकर जिंदा मुर्दा में क्या फर्क है देखने वाला तक ये जान नहीं पाता। वैसे ही कीर्ति का एक पुतला हम बनवाकर उसके कमरे में अगर लिटा देंगे तो दूर से देखने वाले को अंदाजा तक नहीं होगा कि ये एक लड़की है या कोई पुतला। जब तक वो उस पुतले को हाथ से नहीं छू लेता तब तक ये एक राज ही रहेगा। हम कीर्ति के पुतले के आसपास किसी को आने नहीं देंगे जो उसे छूकर ये पता लगा पाए कि ये असली कीर्ति नहीं है। बड़े ठाकुर ने अंकुर से कहा, हमारे पास ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए कोशिश करो कि ये काम 1 से 2 दिन में ही हो जाए और वो पुतला महल में बिल्कुल खामोशी के साथ लाया जाना चाहिए। वो दोनों ही गुंडे जब सिद्धि के पास आए और उन्होंने सिद्धि से पूछा कि वो काम कब करेगी, तब सिद्धि ने उन दोनों से कहा कि वो कीरत से बात करना चाहती है और कीरत के साथ हाथ मिलाना चाहती है, क्योंकि उस वक्त तक भी अंकुर कीर्ति के पुतले को लेकर महल में नहीं आया था। इसीलिए वक्त आगे बढ़ाने के लिए सिद्धि को वो सारे खेल खेलने पड़े। वो कीरत के पास जाकर रुद्र से प्यार नहीं करती है और जायदाद के लिए उसने ये सारा तमाशा किया था, ऐसा कीरत को बहलाने के लिए बोल रही थी। लेकिन कीरत को पता था कि सिद्धि कोई ना कोई चाल चल रही है और वो सिर्फ रुद्र को बचाना चाहती थी। लेकिन सिद्धि अपने पहले कदम में कामयाब रही। सिद्धि ने अपनी बातों में उलझाकर कीरत से 1-2 दिन का समय ले लिया था। अंकुर रात के सन्नाटे में अनाजों से भरी गाड़ी में कीर्ति के पुतले को लेकर महल में शामिल हुआ और उस पुतले को लाकर उसने कमरे में लगा दिया। उस पुतले को देखने वाले को भी यही नजर आ रहा था कि कीर्ति शांति से सो रही है, क्योंकि कोई भी कीर्ति के कमरे में नहीं जाता था और सभी उसे दूर से देखते थे। सिद्धि वक्त पर नियामिका के कमरे में जाती थी और कीर्ति को दवा देकर वापस चली आती थी। नियामिका की तबीयत जिस दिन खराब हुई उस दिन बहाना बनाकर जब वो दोनों गुंडे नियामिका को लेकर महल के अंदर आए, तब अंकुर उन्हें देखते ही पहचान गया था कि वो दोनों कीरत के आदमी थे। लेकिन अब वक्त था कि अंकुर और सिद्धि बड़े ठाकुर की अगली बात को मानते। इसीलिए अंकुर ने उन दोनों गुंडों को महल के अंदर काम करने की इजाजत दे दी, क्योंकि बड़े ठाकुर चाहते थे ये दोनों ही गुंडे महल में उन सभी लोगों की नजरों के सामने रहे, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि ये लोग कौन सी चाल चलने वाले हैं। इन सारी बातों से बेखबर गुंडे अपना काम कर रहे थे। वो सिद्धि को धमकियां भी दे रहे थे और कीरत के पास जाकर कीरत को महल के बारे में सारी जानकारियां भी दे रहे थे। अंकुर ने अपने आदमियों को उन दोनों ही गुंडों के पीछे लगा दिया था और अब बारी थी रुद्र तक पहुंचने की। जब कीरत तक उसके गुंडे महल की खबर पहुंचाते थे तब उनका पीछा करके अंकुर के आदमियों ने रुद्र का पता लगा लिया था। लेकिन कीरत जिस खंडहर में छुपा हुआ था वहां तक पहुंचने में हद से ज्यादा खतरा था। कीरत के आदमी हथियारों के साथ कदम कदम पर तैनात थे, इसलिए अंकुर के आदमियों ने अंकुर को बताया कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अब अंकुर और बड़े ठाकुर रुद्र की जान को खतरे में न डालते हुए अगले मौके का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे करके वो समय भी आ गया था जब कीरत ने सिद्धि को बता दिया था कि उसे कीर्ति की जान कब लेनी है। जिस रात में कीर्ति की जान सिद्धि को लेनी थी, सिद्धि बेहद घबराई हुई थी। वो पूरा दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी और इस बात का फायदा उठाते हुए अंकुर सिद्धि से मिलने के लिए उसके कमरे में गया। अंकुर जब कमरे में पहुंचा तब सिद्धि बेहद परेशान थी, क्योंकि अब उसे वो कदम उठाना था जिसके बाद फैसला आर या पार होता। अंकुर ने सिद्धि से कहा, तुम परेशान मत हो सिद्धि, बस आज रात के बाद रुद्र हमारे पास सही सलामत होगा और फिर तुम्हारी कसम को भी पूरा करना है जो तुमने मधु के लिए खाई थी। हमें कीरत को सजा देनी ही है और अब वो वक्त आ गया है जब इंसाफ होगा।